Hi everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 12 students आज पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर. ओके, वैसे अगर आप अपनी एनसीईआरटी में चेक करोगे तो ये चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर 4 है और इसका नाम है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर. बट जैसे कि आपको पता है सीबीएसई ने सिलेबस में कुछ अपडेट्स करे हैं, तो अभी आपका ये जो चैप्टर है इसका रियल नेम पता है क्या हो चुका है? इसका नाम है अब न्यू सेंटर्स ऑफ पावर. ओके, और जो है इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐड भी हुए हैं, तो देयर इज़ नो नीड टू वरी. इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ भी आपको इस चैप्टर में एनसीईआरटी से पढ़ना है और जो एडेड टॉपिक्स है एवरीथिंग हम इस वीडियो से कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन. तो चैप्टर का नाम समझा करो पहले. ठीक है, अब चैप्टर पढ़ना है, समझना है पूरा कि क्या पॉलिटिक्स चलने वाली है इस वाले चैप्टर में, तो पहले चैप्टर के नाम को समझा करो. ठीक है, कौन सी वाली बुक का चैप्टर है? ये बुक 1 का है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली का. तो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के बारे में हमने इसमें पढ़ना है. चैप्टर का नाम है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर. नई नई जो सेंटर बनेंगे ना पावर के, वो हम इसमें समझेंगे और क्यों बनते हैं नए नए सेंटर्स ऑफ पावर ये भी समझेंगे. देखो अभी लास्ट चैप्टर आपने कौन सा पढ़ा? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. उसमें आपने देखा कि कैसे बस अब वर्ल्ड स्टेज पे क्या रह गया था? एक ही सुपर पावर रह गई थी. कौन सी? हमारी अमेरिका. ठीक है, जब खाली अमेरिका रह गया एज अ सुपर पावर, सोवियत यूनियन तो डिसइंटीग्रेट हो गया. यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में हम पढ़ के आए हैं. अब पूरे वर्ल्ड स्टेज पे क्या होने लग गया था? यूएसए हो गया अकेला भैया, बहुत ज़्यादा पावरफुल, और यूएसए अपनी हेजिमनी दिखाना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, हेजिमनी मतलब दादागिरी, डोमिनेंस. तो यूएसए की डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड पे देखी जा रही थी. बट धीरे धीरे ये सिचुएशंस में भी अब चेंज आने शुरू हो गया. कैसे? कि जो और कंट्रीज थी, ठीक है, जिन्होंने अपनी इकोनॉमी संभाली वर्ल्ड वॉर्स के बाद में. ठीक है, जैसे काफ़ी सारी कंट्रीज़ को जब कलोनियलिज्म से जो है वो आज़ाद हुई, जैसे कि इंडिया, हम कलोनियलिज्म से आज़ाद हुए. इनिशियल पीरियड हम लोगों ने अपना जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा. अब हम भी एक राइजिंग पावर है. चाइना भी आपने सुना होगा कि भाई चाइना की इकोनॉमी बहुत जल्दी जल्दी राइज हो रही है, ये तो आगे चल के शायद यूएसए को भी टेक ओवर कर ले. ठीक है, इजराइल जो है राइजिंग इकोनॉमी है. ठीक है, रशिया पे भी बहुत पार है. तो धीरे धीरे ये जो अमेरिका की इतनी हेजिमनी चल रही थी ना, डोमिनेंस, ऐसे ना लर्न करो. एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में क्या पढ़ा? क्या हुआ? हमारा यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया. तो अब वर्ल्ड स्टेज पे बस एक पावर रह गई, अमेरिका. अमेरिका ने अपनी हेजिमनी स्टार्ट करी. ठीक है, अमेरिका की डोमिनेंस रही. अब उस डोमिनेंस को कम करने के लिए हमारे वर्ल्ड में और सेंटर्स ऑफ पावर इमर्ज हुए. उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. पहला पावर पता है हम कौन सा पढ़ेंगे? ईयू, यूरोपियन यूनियन. आपने कभी सुना है कि यूरोप में अगर आप किसी देश में घूमने जाते हो तो कई सारे देशों में एक ही करेंसी चलती है, यूरो. ठीक है, और वहाँ पे आप वीज़ा लेके काफ़ी सारी कंट्रीज़ में घूम सकते हो. तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ईयू, यूरोपियन यूनियन. तो हम यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे. इसमें क्या होता है? यूरोप के कॉन्टिनेंट की काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज है जो ईयू का हिस्सा है और उन्होंने काफ़ी सारी पॉलिसीज अडॉप्ट करी है. ठीक है, उसके बाद हम एक और ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, एशियान, जो आज के समय पे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है. कौन कौन सी कंट्रीज है एशियान में समझेंगे. चाइना भी एक राइजिंग इकोनॉमी है, यानी कि ये क्या है? ये ऐसी सारे पावर्स हैं जो अमेरिका को टक्कर देने के लिए खड़े हो गए हैं. ठीक है, तो पहला पढ़ेंगे ईयू, जो अमेरिका की पावर को टक्कर देने के लिए खड़ा है. ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे एशियान. एशियन कहाँ है अभी समझ जाओगे. ठीक है, उसके बाद चाइना, और देन अब जो है जैसे जैसे देखो अब हमारा पीडीएफ ऐड क्यों हो रहे हैं, हमारे टॉपिक्स ऐड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंजेस भी तो आ रहे हैं ना. तो अब अमेरिका की पावर को टक्कर देने के लिए इंडिया इज़ ऑल्सो देयर, इजराइल इज ऑल्सो देयर, और ब्रिक्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन भी है. तो यही सब हमने इस चैप्टर में पढ़ना है. तो पहले चैप्टर का नाम था ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, अब आ गया है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, और काफ़ी सारे नए टॉपिक्स भी इसमें ऐड हो चुके हैं. बट तुम्हें टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर करवा दूंगी. ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक नंबर 1. अब हमें शुरू करना है सबसे पहला सेंटर ऑफ पावर जो नया इमर्ज हुआ, जिसका नाम क्या है? यूरोपियन यूनियन. शॉर्ट फॉर्म में इसे ईयू कह देते हैं. ठीक है, ईयू, यूरोपियन यूनियन. तो चलो शुरू करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, यूरोपियन यूनियन. ये एक कंट्री नहीं है यूरोपियन यूनियन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं. अब इतनी पावरफुल काफ़ी सारी कंट्री जब एक ऑर्गेनाइजेशन में खुद को जो है तब्दील कर लेंगी तो डेफिनेटली उन पर बहुत पावर होगी. और फिर उन्होंने उस पावर से अमेरिका को, हेजेमनी को डिक्रीज करा, उन्होंने अमेरिका को टक्कर दी. ठीक है, काफ़ी सारे एरियाज़ में जो अमेरिका अपना बहुत ज़्यादा जो है डोमिनेंस चला रहा था, ये सब ऑर्गेनाइजेशन बनने से, अलग अलग कंट्रीज़ को पावर मिलने से क्या हुआ? अमेरिका की डोमिनेंस जो है डिक्रीज हुई. डन. तो चलो शुरू करते हैं अपना पहला ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर या न्यू सेंटर ऑफ पावर, कुछ भी कह लो, यूरोपियन यूनियन.
ओके, सो लेट्स सी द यूरोपियन यूनियन नाउ। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन बना कैसे था, पहले ये देखो क्यों यूरोपियन यूनियन बनता है। ठीक है, तो देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, आपको याद होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो एरिया से लड़ाई हुई थी। ठीक है, दो ग्रुप्स बन गए थे, एक अलाइड फोर्सेस और एक एक्सिस पावर। ठीक है, अलाइड फोर्सेस में कौन कौन था, हमारा यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, है ना। और यहाँ पे एक्सिस पावर में कौन सा था, जर्मनी, इटली, जापान। तो यहाँ आप देख रहे हो इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब कहाँ पे है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये सब यूरोप में है ना। और जब वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये यूरोप की ये जितनी भी कंट्रीज़ थी ना, जैसे इटली और जर्मनी, ये तो एक्सेस पावर की थी, अलाइड फोर्सेस में ब्रिटेन, फ्रांस थी, इनको काफ़ी भारी नुकसान झेलना पड़ा आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डगमगा गई थी, इनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, लाइफ का, प्रॉपर्टी का, सो मेनी लॉसेज इनको झेलने पड़ रहे थे। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये यूरोप की जो कंट्रीज़ थी, इनके सामने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस थे। क्या कि अब ये जो इनकी आपस की राइवलरी है, ये जो दुश्मनी चल रही है, जिन वजह से वर्ल्ड वॉर तक हो गया, ये दुश्मनियों को ये भूलेंगे, एक पॉजिटिव नोट पे नई शुरुआत करेंगे या नहीं करेंगे, और अपनी इकोनॉमी को कैसे संभालेंगे, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वर्ल्ड वॉर के बाद जो थे वो वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, अब ये जितनी भी कंट्रीज़ थी, ठीक है, ये जितनी भी कंट्रीज़ थी, कहाँ है, ये यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ना जिस प्रिंसिपल्स पे ये पहले चल रही थी वो सब शैटर हो गए थे। क्यों, क्योंकि भैया वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, इनकी आपस में काफ़ी पहले राइवलरी चलती थी, अब इन्हें एक नया सिस्टम चाहिए था जिससे पीसफुली ये जो है वर्ल्ड में रह पाएँ और जो है अब अपनी इकोनॉमी संभाल पाए और जो है जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको अब ठीक कर पाएँ। तो उस सब के लिए इनकी मदद करने कौन आता है, वंस अगेन अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की डोमिनेंस चल रही थी उस समय में। तो आप यहाँ देखो ईयू, जिसको हम आज के समय पे एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर कहते हैं, उसके फॉर्मेशन में ही अमेरिका का इतना बड़ा रोल है। ठीक है, तो क्या होता है जब ये ईयू, यूरोपियन यूनियन बनता है, तो यूरोपियन यूनियन ऐसे एकदम से नहीं बन जाता है, बहुत सारा इवोल्यूशन हुआ यूरोपियन यूनियन का, तब जाके यूरोपियन यूनियन है जो बनता है। शुरुआत कब से होती है यूरोपियन यूनियन के बनने की, यूरोपियन यूनियन के बनने की शुरुआत कब से होती है, 1945 से ही हो जाती है। जब देखो 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ ना, वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ, इन सभी यूरोप की कंट्रीज़ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। ठीक है, इनको बहुत सारा अपना वॉर का रिकंस्ट्रक्शन करना था, जो कुछ भी खराब हो गया था वो सब ठीक करना था, तो उसके लिए इनको अमेरिका ने मदद करी। ठीक है, तो आप देखो वॉर में हिस्सा तो यूएसए ने भी लिया था, बट तब भी यूएसए इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था वॉर के बाद भी कि यूएसए ने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प करी यूरोप की इकोनॉमी को जो है संभालने के लिए। और ये जो हेल्प करी गई थी बाय द यूएसए कि यूरोप की जो भी कंट्रीज़ में इतना इकोनॉमिक लॉस हुआ वो संभले, उसको बोला गया मार्शल प्लान। ठीक है, तो ये होता है मार्शल प्लान। एग्जाम में बाय चांस अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ मार्शल प्लान, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। मार्शल प्लान क्या था गाइस, एक इसका नाम क्यों रखा गया था, क्योंकि ये जो है ना, जो सेक्रेटरी थे जिन्होंने बनाया था, ये उनके नाम पे ही रख दिया गया, तो उनका नाम था जॉर्ज मार्शल, तो उनके नाम पे ही ये मार्शल प्लान बना दिया गया था। ठीक है, अब इस प्लान में क्या था, मार्शल प्लान ने ये 4 साल का करीबन जो है प्लान था, इसलिए था जिससे कि ये मार्शल प्लान के तहत क्या करना था कि जितनी भी यूरोप की कंट्रीज़ में, सिटीज़ में, इंडस्ट्रीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कुछ भी नुकसान हुआ है वॉर के बाद, उसको ये जो है ठीक कर पाए, ट्रेड लिंक्स बना पाए नए। अब भैया वॉर के बाद अब इन कंट्रीज़ को भैया वॉर नहीं करना था, इन्हें अपना ट्रेड सिस्टम अच्छा करना था, ट्रेड सिस्टम कर पाए, आपस में जो है कंट्रीज़ ट्रेड करे, और साथ ही के साथ ये जितनी भी यूरोप की कंट्रीज़ हैं और जो यूरोपियन नेबर्स है यूएसए के, वो यूएसए से भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। इसलिए यूएसए ने मदद करी यूरोप की कंट्रीज़ की कि वो अपनी इकोनॉमी संभाले अंडर द मार्शल प्लान। ठीक है, और साथ ही के साथ तुम्हें याद होगा कोल्ड वॉर चैप्टर में हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो मैंने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में तुम्हें कोल्ड वॉर का काफ़ी सारा रिवीजन करा दिया था, क्योंकि अब की बार कोल्ड वॉर डिलीटेड है, कि नेटो बन गया था। याद है तुम्हें कोल्ड वॉर में क्या हुआ था, 2 गैंग्स बन गए थे। यूएसए ने अपना गैंग बनाया था, कौन सा, नेटो। यूएसएसआर ने अपना गैंग बनाया था वॉर्सो। तो जब यूएसए ने नेटो बनाया, NATO नेटो, तो उससे जो है काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो है यूरोप की नेटो में भी एंटर हो गई। तो यूएसए ने काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो रोल प्ले करा था इन यूरोपियन कंट्रीज़ के रिकंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अब देखते हैं कि इन्होंने मतलब समझ गए थे ये कंट्रीज़ कि अब हमें क्या करना है, अब अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना है, आपस की पुरानी दुश्मनी भूल के एक नए सिस्टम चलाना है जिससे ट्रेड, इकोनॉमी सब संभल पाए। तो इसलिए इन लोगों ने क्या करा, यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन करा। बट यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन ऐसे सडनली नहीं हो गया, स्टेप बाय स्टेप हुआ। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा लॉन्ग वाला,
डिफाइन द, या फिर जो है डिस्क्राइब द एवोल्यूशन, डिस्क्राइब द फाउंडेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो पूरे स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे, ऐसे एकदम से ही थोड़ी, इतने पहले तो वर्ल्ड वॉर में लड़ाइयाँ कर रहे थे और एकदम से ही थोड़ी इन्होंने EU बना लिया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये हुआ, ठीक है। तो अंडर द मार्शल प्लान क्या करते हैं, मार्शल प्लान पता है ना, जो USA ने एड करा था, अभी समझाया। तो मार्शल प्लान के अंदर में ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन इस्टेब्लिश होती है, ठीक है। क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म लर्न कर लो, OEEC, ठीक है। OEEC अगर लर्न कर लोगे तो O से ऑर्गेनाइजेशन, E से यूरोपियन, E से इकोनॉमिक, C से कॉपरेशन। स्टार्टिंग इनिशियल इनका एम यही था कि नुकसान जो इतना हो गया वॉर के बाद, अपनी इकोनॉमी संभाल पाए हम, ठीक है। तो मार्शल प्लान USA आया, चलो चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम्हारी कंट्रीज़ की जितनी भी इकोनॉमी खराब हो गया, आई विल हेल्प यू तुम्हारी इकोनॉमीज़ को रिवाइव करने में, ठीक है। और मार्शल प्लान के अंडर में यहाँ बनाई एक OEEC, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, जिसमें यूरोप की कंट्रीज़ एंटर करेंगी। क्यों एंटर करेंगी, जिससे कि ये जो वॉर के बाद इतना नुकसान हो गया, उस नुकसान को आपस में बैठ के पॉलिसीज़ बनाएंगे अच्छी अच्छी, कि इन कंट्रीज़ में डेवलपमेंट ला पाए। कब बनी थी ये, 1948 में बनी थी, टू चैनल एड टू द वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स। वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स को अमेरिका ने मदद करने के लिए, इनकी पॉलिसीज़ फॉर्म करवाने के लिए बनाई थी। ये डायरेक्ट एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप मेरे वीडियो से चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप ये समझ लो कि आपके सारे 1 मार्कर्स यहीं कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहना, मार्क करते रहना, जो 1 मार्कर मैं आपको बताऊंगी ये डायरेक्ट 1 मार्कर क्वेश्चन है, चाहे MCQ में आ जाए, चाहे आप लोगों का 1 वर्ड में आ जाए, कैसे भी आ सकता है, ठीक है। या फिर इसकी फुल फॉर्म भी लिखने को आ सकती है, तो ध्यान से देखते रहो, ठीक है। तो सबसे पहले बनता है यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए OEEC, ठीक है, 1948 में। ये एक ऐसा फर्म बन गया था जहाँ पे ना इकोनॉमिक इश्यूज़ पे, ट्रेड इश्यूज़ पे जाके ये यूरोप की कंट्रीज़ बैठ के बात कर सकती हैं। कहाँ बात करेंगे, कोई अगर सोचो कि ब्रिटेन हो गया और फ्रांस है, उन्हें आपस में कोई ट्रेड रिलेटेड कोई इशू इमर्ज हुआ है, या फिर जर्मनी के साथ कोई अगर इशू इमर्ज हो गया, या इटली के साथ कोई इशू है कि कहाँ से क्या सामान को ट्रेड करा जाएगा, तो वो सब बातें करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया था, ठीक है। अब उसके बाद इकोनॉमिक कॉपरेशन तो इन्होंने शुरू कर दिया ना, उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा अपने जो कॉपरेशन को है उसको पॉलिटिकल डायमेंशन देने की शुरू करी। कब, जब 1949 में द काउंसिल ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश हो जाती है। ये इनका पॉलिटिकल कॉपरेशन की तरफ एक दूसरा स्टेप था। तो ये पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, पॉइंट वाइज आंसर करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने क्या करा, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्री प्रोसीडेड स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने इकोनॉमिक कॉपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तीसरा स्टेप रखा और क्या बना दिया, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957। तो देखो इन्होंने ऐसे जल्दीबाजी में ऐसे अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं करी, स्टेप बाय स्टेप करी। पहले सिंपल क्या बनाई, एक फर्म बनाई जहां बैठ के बातचीत करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। कब, 1948 में। 1949 में इन्होंने अपनी एक काउंसिल बनाई जहां पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस करेंगे। फिर इन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बना दी 1957 में। अब आपको डिटेल में नहीं पढ़ना यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में क्या हुआ, क्या फंक्शंस परफॉर्म करती होगी इकोनॉमिक कम्युनिटी, अपने समझ के लिए समझ लो कि जितना ट्रेड होना है कंट्रीज़ के बीच में, क्या लॉज लगेंगे या क्या टैक्सेस लगेंगे, इस सबको अच्छे से देखने के लिए इन लोगों ने अपनी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस था इनका, इनको पॉलिटिकल डायमेंशन और अच्छे से कब मिल गया, जब इन्होंने अपनी यूरोपियन पार्लियामेंट भी बना ली, ठीक है। ये जितनी भी कंट्रीज इन्होंने EU में पार्टिसिपेट करा, इन्होंने अपनी एक पार्लियामेंट बना ली, ठीक है, कि भैया हम अपने पॉलिटिकल लॉज बनाएंगे यहाँ बैठ के कि हमारी कंट्रीज़ में क्या क्या कैसे जो है चलने वाला है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे अपने EU के फॉर्मेशन की तरफ जा ही रहते कि क्या हो जाता है, उधर वहाँ सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही सोवियत यूनियन 1991 पे डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो ये जो स्टेप बाय स्टेप ऐसी अपनी फ्रेंडशिप बना रहे थे ना, वो फास्ट ट्रैक पे चली जाती है और 1992 में यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक है। एंड दस इट लेड द फाउंडेशन फॉर कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन पॉलिसीज़। उसके बाद इन्होंने अपनी EU बना ली फाइनली, कि जो है अब हम ऐसा नहीं है कि बस इकोनॉमी पे जो है इकट्ठे हैं, ऐसा ही नहीं है कि बस हम पॉलिटिकली एक साथ आके बातचीत कर रहे हैं यहाँ अपनी पार्लियामेंट में, नहीं। इन्होंने प्रॉपर जो है EU फॉर्म कर दी, यूरोपियन यूनियन, उसके बहुत सारे मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। अभी आगे बताऊंगी कितने मेंबर्स थे, वैसे हमारे को एग्जाम के लिए लर्न नहीं करने हैं, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो EU के काफ़ी सारे मेंबर्स बन जाते हैं और अब ये अनाउंस कर देती है फाइनली क्या, EU के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं कि ये जो है क्या करेंगे, इनकी कॉमन फॉरेन पॉलिसी रहेगी, यानी कि ये जो कंट्रीज़ है ये बाकी कंट्रीज़ के साथ कैसे डील करेंगी, एक दूसरे से बातचीत करके,
तब करेंगे, ठीक है। और साथ ही के साथ इन्होंने पॉलिसी बनाई अपनी सिक्योरिटी के लिए कि अगर जो है कोई अगर आपसी मतभेद इन कंट्रीज़ के बीच में हो जाए, क्योंकि ये नेबर्स है, नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर को लेके काफ़ी इश्यूज़ हो जाते हैं, तो अगर कोई ऐसा इशू होगा तो ये वॉर नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। साथ ही के साथ दूसरी कंट्रीज़ से रिलेटेड भी इन्होंने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई कि अगर दूसरी कंट्री में से कोई इनके एक मेंबर पे भी अगर हमला कर रहा है तो उसे ये सोचना पड़ेगा कि कल को ये सब मिलके हमला ना कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना EU बना लिया और साथ ही के साथ इन्होंने जो है क्रिएशन कर दी थी अपनी सिंगल करेंसी की, यूरो। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, समझाया था कि यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज़ जितनी भी हैं उनमें से काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें सेम करेंसी चलती है, ठीक है। तो इन्होंने maastricht ट्रीटी साइन करी थी। maastricht ट्रीटी से यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे मेंबर्स ने, सभी ने नहीं, 2-3 ने नहीं करे थे, बहुत सारे मेंबर्स ने क्या किया कि हमारी कंट्री में तो सेम करेंसी चलेगी यूरो, जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ है ना हमारी करेंसी और अमेरिका के डॉलर है, तो इन्होंने क्या कहा हम EU के जितने मेंबर्स हैं ना हमारे यहाँ पे तो यूरो चलेगा। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी यूरोपियन यूनियन बनाई थी। तो आपको पूरा फॉर्मेशन लर्न करना है। पहले OEEC, ठीक है, बनी, उसके बाद इन्होंने काउंसिल बनाई अपनी, काउंसिल बनाने के बाद इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई, इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाने के बाद पार्लियामेंट बनाई, फिर सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होते ही तो भैया इन लोगों ने यूरोपियन यूनियन का एस्टैब्लिशमेंट पक्का हो गया। पक्का क्यों हो गया था? क्योंकि तुम्हें याद होगा, क्योंकि जो USSR था, याद है USSR में काफ़ी सारे ईस्टर्न यूरोप की भी कंट्रीज़ थी, याद है ईस्टर्न यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज़ USSR का हिस्सा थी, जैसे पोलैंड वार्सो के साथ USSR में था, एस्टोनिया, लताविया, हमने पढ़ा था बाल्टिक रिपब्लिक्स, ये सब USSR की मेंबर थी। पर जैसे ये USSR से टूटी तो इन्होंने भी सोचा भैया हम EU ज्वाइन कर लेते, क्योंकि काफ़ी सारी पहले से ही सोवियत यूनियन की कंट्रीज़ का इंटरेस्ट था इनके साथ में, तो इन्होंने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करी। इसलिए यूरोपियन यूनियन फास्ट ट्रैक पे आ गया और 19 जो है वो बन जाता है, ठीक है। अब जो है गाइस ये देखो आप, आपकी बुक में ना पूरा आपकी बुक में ना पूरा टाइमलाइन दे रखी है कैसे यूरोपियन यूनियन फॉर्म होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं इसको जो है हमें पढ़ना है, तो यस आप अपना जो है इसको रीड जरूर करिए, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इस वाले टेबल में से देख लेनी है, जैसे कि यहाँ बता रखा है maastricht ट्रीटी के बारे में कि maastricht ट्रीटी साइन हो गई थी एंड दैट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ EU, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब जैसे इन्होंने EU बनाया तो इन्होंने अपना सिंगल मार्केट बना लिया। मार्केट बनाना मतलब कि ट्रेड्स अपने करने के लिए इन्होंने एक सिंगल मार्केट बना दिया, इससे जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक पावर में हेल्प मिली रही है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, स्वीडन इन्होंने EU को ज्वाइन कर लिया। और फिर यहाँ देखो आप कि यूरो जो है नई करेंसी बन जाती है 12 EU मेंबर्स की, ठीक है। 12 EU मेंबर्स EU अडॉप्ट कर लेते हैं। उसके बाद 2004 में और नई कंट्रीज़ जो है EU का मेंबर बन जाती है। तो यहाँ हमें पूरा एवोल्यूशन बता रखा है EU का। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है इस टेबल से वो ये वाला है कि 2016 में यूरोपियन यूनियन का एक कितना इंपॉर्टेंट मेंबर ब्रिटेन, ठीक है। यूरोप सोचते हो आप तो आपके दिमाग में ही आता होगा ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। अब 2016 में ब्रिटेन ने, यूनाइटेड किंगडम ने जो है लीव कर दिया है EU को, ठीक है, उसने EU को लीव कर दिया, डन, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ आपको मैप में भी गिवन है कौन कौन ओल्डर मेंबर्स हैं, यानी कि जिन्होंने जब EU इस्टेब्लिश हुआ था तो वो EU में थे, फिर कौन कौन से सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद न्यू मेंबर्स ऐड हुए, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि EU के कौन कौन से मेंबर थे, ये बेल्जियम, लुक्सेमबर्ग, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ये सब जो पर्पल वाले हैं ये ओल्डर मेंबर्स थे। उसके बाद जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो ये जो येलो से मार्क्ड है या ऑरेंज से, ये भी EU के मेंबर बन जाते हैं। करंटली अगर मैं आपको बताऊँ तो 27 मेंबर हैं EU के, उन 27 में ब्रिटेन नहीं आता है, ठीक है। ये है EU का फ्लैग, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है ये। इस फ्लैग पे इन्होंने 12 जो है ना गोल्डन कलर के स्टार्स बनाए हैं और ये क्या दिखाता है, 12 एक यूनिटी का प्रतीक होता है। जैसे आपने देखा हमारी 12 घंटे होते हैं, ठीक है, 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं, तो एक तरीके से 12 नंबर ना यूनिटी का एक सिंबल होता है। तो इसलिए इन लोगों ने अपना ये जो ये है ना जो है फ्लैग, उस पर 12 स्टार्स लगाए हैं। क्यों लगाया 12 स्टार? ये इनका सिंबल है परफेक्शन का, कंप्लीटनेस का, यूनिटी का। यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में या कार्टून बेस्ड में कि ये 12 स्टार का मीनिंग क्या है, तो आपको मैंने बता दिया यूनिटी का, परफेक्शन का सिंबल है इनका ये, कि ये कंप्लीट है, ये 12 सर्कल ऑफ गोल्डन स्टार्स, ठीक है। तो ये फ्लैग है यूरोपियन यूनियन का, इसे ध्यान से देख लो। और अब हम यूनियन का इवोल्यूशन तो समझ लिया कि धीरे धीरे करके यूरोपियन यूनियन बन जाता है, फाइनली EU बन जाता है। अभी एक बार मैं आपको यूरोपियन यूनियन के करंट मेंबर भी दिखा देती हूँ। यहाँ से ये देख लो आप, यहाँ पे मैंने मेंशन करे हैं दैट करेंटली 27 मेंबर्स हैं EU के। तो आप यहाँ देख सकते हो, सबका नाम मैंने लिख दिया है और
ब्रिटेन नहीं है बस अब मेंबर यहाँ पे, ये ध्यान रखना। तो करंटली 27 मेंबर है ईयू के। फॉर्मेशन हमने समझ ली है, ये क्यों बनाया था इन्होंने, यहाँ ये भी बताया है मैंने कि इन लोगों ने गाइस अपनी कंट्री के इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपना मार्केट अच्छा बनाने के लिए इन्होंने कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसीज अडॉप्ट करी। एंड इन्होंने स्पेशल चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको याद रखनी है कि इन्होंने यूरो अडॉप्ट कर लिया था। जो 12 कंट्रीज थी ना 15 में से ईयू की, उन्होंने तो यूरो अपने यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया था, यानी कि सेम करेंसी रहेगी यूरो इन सभी की, ठीक है। तो चलो अब आपको ये 27 मेंबर्स भी मैंने बता दिया, बिकॉज अभी क्यूएट का एग्जाम होगा तो हमें ज़्यादा अच्छे से सब कुछ पढ़ते हुए चलना है। अब हम जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं कि क्यों हम यूरोपियन यूनियन को एक न्यू सेंटर ऑफ पावर कहते हैं। क्यों हम कहते हैं कि अमेरिका के डोमिनेंस को डिक्रीज करने के लिए वी आर हैविंग यूरोपियन यूनियन। तो ये देखो आप, तो देखो यूरोपियन यूनियन धीरे धीरे इवॉल्व हुआ और आज के समय पे इकोनॉमी वाइज अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पॉलिटिकल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। यूरोपियन यूनियन हैज स्टार्ट टू एक्ट मोर एज अ नेशन स्टेट, एक बड़ी ना नेशन की तरह काम करने लगे है आज के समय पे यूरोपियन यूनियन, ठीक है। कि ये सब कंट्री, वैसे तो ये सब अलग अलग देश है, नेशन क्या होते हैं, अलग अलग देश है वैसे ये, बट जैसे एक बड़े नेशन की तरह ये वर्क करने लग गया है। अब ये कंट्रीज़ में जब सेम सेम करेंसी चल रही है, वीज़ा के लिए भी कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो है ऐसे ही जा सकते हैं, और साथ ही के साथ में ये कंट्रीज़ का जो मार्केट है ना, यानी कि वहाँ पे क्या आप जाके जो है ट्रेड कर सकते हो, उस सब के लिए इनके यहाँ सेम सेम लॉज हैं। तो एक बड़े से नेशन की तरह इमर्ज हो गया है ईयू, ठीक है। अब ईयू ने काफ़ी सारी कोशिश करी अपने आप को इवॉल्व करने की, और एक बार इन्होंने ये भी कोशिश करी थी कि यूरोपियन यूनियन का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, उसमें बातें लिख लेंगे जो फिर तो यूरोपियन यूनियन के हर एक कंट्री में चलेगी। बट वो अटेम्प्ट तो इनका फेल हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला, ये आपको याद रखना है। एक बुक में डायग्राम दे रखा है, टाइटैनिक बना रखा है, उस पर ईयू की कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई है। तो वो ऐसे टाइटैनिक डूब गया था, तो वैसे इनका जो ये अटेम्प्ट था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ईयू का, वो तो ये कभी पूरा नहीं हुआ। बट इनका अपना जो है नेशनल फ्लैग भी है, मतलब कि ईयू का अपना फ्लैग है, ईयू का अपना एंथम है, फाउंडिंग डेट है, और ईयू की अपनी करेंसी है, दैट इज़ यूरो। और ईयू जो है गाइस, इसमें काफ़ी सारी कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी मतलब कि ईयू के नेशन बाकी देशों के साथ कैसे डील करेंगे, कि ईयू के नेशंस इंडिया के साथ, जापान के साथ, यूएसए के साथ कैसे डील करेंगे, काफ़ी सारे इनकी पॉलिसी में सेम सेम बातें लिखी होंगी। और सिक्योरिटी पॉलिसी भी, कि कैसे ये अपनी कंट्रीज़ को सिक्योर करेंगे, कैसा डिफेंस सिस्टम चलाएंगे, उसमें भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स की कॉमन पॉलिसीज़ है, ठीक है। तो ये 27 में मतलब कि हर कंट्री में सेम सेम पॉलिसीज चल रही होंगी। तो ये इन्होंने जो है ईयू अडॉप्ट करने के बाद किया। यूरोपियन यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। अब यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश करने के बाद इन लोगों ने अपने एरियाज़ को एक्सपैंड करने की कोशिश करी कि बाकी कंट्रीज़ भी हमारे मेंबर बने और हमारे से कोऑपरेट करें। जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो बहुत सारी कंट्रीज जो है ईयू में एंटर हुई। कुछ जो है सोच रही थी होने को, बट परमानेंटली नहीं होना चाहती थी। क्यों? क्योंकि अगर वो ईयू में एंटर हो रही हैं, दैट मीन्स उन्हें काफ़ी सारी पावर ईयू को देनी पड़ेगी जो उनकी खुद की गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जो अभी सोच रही हैं ईयू में एंटर होने की, जैसे क्रोएशिया जो नेशन है वो अभी कुछ समय पहले ही ईयू में एंटर हुआ है, ठीक है। तो ईयू आज के समय पे यूरोपियन यूनियन जो है उसकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक, मिलिट्री इन्फ्लुएंस जो है पूरे ग्लोबल स्टेज पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक पावर ऑफ ईयू। तो एक बुक में हमारे को सब मिक्स करके दे रखा है, यहाँ मैंने स्लाइड्स आपके लिए जो है अलग तरीके से क्रिएट कर दिया, सो दैट अगर एग्जाम में आ जा रहा है द इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑफ ईयू 2 मार्कर क्वेश्चन में, तो आपको पता हो। तो इकोनॉमी वाइज ईयू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ईयू इज़ द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी विद द जीडीपी ऑफ मोर देन $17 ट्रिलियन इन 2016, ठीक है। अब अभी जो ये लेटेस्ट वाली जो मेरे पास एनसीईआरटी थी उसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है हमारे पास। अभी कोई नई एडिशन प्रिंट होगा तो मे बी उसमें हमें नई इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो यहाँ आप देख सकते हो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को टक्कर देने के लिए ईयू की इकोनॉमी सेकेंड नंबर पे है। तभी हम इनको क्या कह रहे हैं, ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर या न्यू सेंटर ऑफ पावर। की सिर्फ अमेरिका का ही दबदबा नहीं रहेगा पूरे वर्ल्ड पे, और भी ऑर्गेनाइजेशन और नेशन अकेले दम पे भी अमेरिका की डोमिनेंस को जो है डिक्रीज करने के लिए दे आर इमर्जिंग, ठीक है। तो ईयू की इकोनॉमी देख लो आप, ठीक है, सेकंड बिगेस्ट है। और जो करेंसी है ईयू की वो एक थ्रेट पोज करती है डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर को। आपको यूएस डॉलर की डोमिनेंस तो पता ही होगी, जब फॉरेन एक्सचेंज की बात आती है तो यूएस डॉलर सबसे इंपॉर्टेंट है। बट यूएस डॉलर को एक डोमिनेंट थ्रेट पोज कौन करता है, यूरो, ठीक है।
तो यहाँ से देख रहे हो आप कि ये जो यूएस की हेजिमनी थी उसको डिक्रीज करने के लिए, उसको टक्कर देने के लिए ईयू एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बना, ठीक है। अगर ट्रेड की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड की बात करें, तो इसका वर्ल्ड ट्रेड यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज़्यादा है, यूएसए से भी इसका वर्ल्ड ट्रेड ज़्यादा है। तो इसीलिए क्या होता है, जब भी जो है हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पूरे वर्ल्ड को ट्रेड को लेकर बातचीत होती है, तो इसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है ईयू की, क्योंकि इनका वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सा ज़्यादा है। तो जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, यूएसए, आपको पता है यूएसए का ट्रेड कितना ज़्यादा है, चाइना तो राइजिंग इकोनॉमी है, चाइना का ट्रेड भी आपको पता है। तो जब भी कोई ऐसा डिस्प्यूट अराइज होता है ना यूएसए, चाइना और ईयू के बीच में ट्रेड को लेकर, तो ज़्यादातर ईयू जीत जाता है। क्यों? क्योंकि इनका बहुत लार्जेस्ट हिस्सा है वर्ल्ड ट्रेड में। और इन्होंने जब ईयू बनाया, शुरुआती तो इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी से करी थी, इन्होंने अपने कॉमन मार्केट्स बनाए जिससे कि इनका ट्रेड इंक्रीज हो पाए, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक पावर है ईयू की कि ये जो अपना क्लोजेस्ट नेशंस है, ईयू के क्लोजेस्ट कॉन्टिनेंट है, जैसे एशिया और अफ्रीका हो गया, वहाँ पे भी ईयू की इन्फ्लुएंस बढ़ी है। ईयू वाला मार्केट है, इसकी जो इन्फ्लुएंस है एशिया और अफ्रीका में भी बढ़ी है। जैसे अमेरिका की इन्फ्लुएंस हम देखते हैं हर एक कंट्री पे होती है, वैसे ही ईयू की जो इन्फ्लुएंस है वो अपने बराबर वाले कॉन्टिनेंट्स में जो है वहाँ पर पड़ गई है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने इंडो बाइपोलैरिटी चैप्टर में पढ़ा था ना, कैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने और IMF में वहाँ पे शॉक थेरेपी लग गई थी और उन्होंने कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करा था। तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है ईयू, क्योंकि बहुत सारी ईयू की कंट्रीज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होने का मतलब ये है कि जब भी कोई ट्रेड रिलेटेड इशूज़ होंगे तो जो ज़्यादा पावरफुल कंट्री होती है उसकी बात ज़्यादा मान ली जाती है। तो ईयू उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर है, ठीक है, क्योंकि ट्रेड में तो इनका सबसे लार्जेस्ट है। तो ये हो गई ईयू की इकोनॉमिक पावर, ठीक है। अब देखते हैं ईयू की पॉलिटिकल जो है इन्फ्लुएंस कैसी है। तो ईयू की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो, पहले तो 2 मेंबर थे ईयू के परमानेंट काउंसिल के मेंबर। यूनाइटेड नेशन, अभी आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, यूनाइटेड नेशन की एक परमानेंट काउंसिल है, ठीक है, उसके 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब उन 5 में से पहले 2 मेंबर्स तो ईयू के मेंबर्स ही थे, जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस। अभी तो 2016 में ही तो ब्रिटेन ने एग्जिट करा है, उससे पहले तक तो परमानेंट काउंसिल का मेंबर था ब्रिटेन। तो सोचो आप कि जब कोई इशू जो है, वीटो की भी पावर होती है परमानेंट काउंसिल के पास, आगे वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो जब भी कोई पॉलिटिकल इशू जब परमानेंट काउंसिल के पास आता होगा तो कितनी पावर होगी ईयू के पास में, कि फ्रांस भी जो है अपनी बात मनवा सकता है और ब्रिटेन के थ्रू भी अपनी बात मनवा सकते थे। तो इसलिए इनकी काफ़ी सारा पॉलिटिकल पावर भी है पूरे वर्ल्ड में। तो अभी मैंने चेंज कर दिया इसको, बुक में कहीं 2 लिखा होगा तो आप अब एग्जाम में 2 नहीं लिखोगे, अब हम 1 लिखेंगे, क्योंकि ब्रिटेन एग्जिट कर गया है। पॉलिटिकल पावर में आप देखो, 1 मेंबर ऑफ द ईयू का एक मेंबर, जैसे कि जो फ्रांस है उनके पास परमानेंट सीट है यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में, और बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं ईयू के मेंबर्स, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल के। इससे ईयू को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी को, यूनाइटेड स्टेट्स की करंट पोजीशन को जो है चैलेंज कर पाए। अब एक और चीज़ है जो ये ईयू को हेल्प करती है। ईयू जो है गाइस, ये डिप्लोमेसी में, यानी कि बातचीत करके सॉल्यूशंस निकालने में, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में, यानी कि दूसरी कंट्रीज़ में जाके अपनी कंपनीज लगाएं, वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, नेगोशिएशन पता है ना, बातचीत करके किसी भी चीज़ को सुलझाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं रैदर देन कोर्शन एंड मिलिट्री, जो बेसिकली यूएसए का कहा जाता है कि यूएसए की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए ये जो है बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर पाता है ईयू। क्यों? क्योंकि ईयू ज़्यादा बिलीव किस में कर रहा है? डिप्लोमेसी में, इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट में और नेगोशिएशन करने में। तो कई बार जब कोई डायलॉग होता है विद चाइना या फिर कुछ और कंट्रीज़, तो ईयू जो है इसकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो है बातचीत करने में अच्छे तरीके से भरोसा रखते हैं। तो यहाँ देखो, ऐसे एग्जाम्पल भी गिवन है कि जब चाइना में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और ह्यूमन राइट्स को लेकर बातचीत करनी थी, तो ईयू एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर साबित हुआ था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ईयू की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में। चलो अब देखते हैं हम ईयू की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमने देख ली, अब हम देखते हैं ईयू की जो है हमारी मिलिट्री इन्फ्लुएंस। तो भैया मिलिट्री भी इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देखो कि ईयू की कंबाइंड फोर्सेस, अब ईयू में तो 27 नेशन है, ठीक है, अगर हम इनकी फोर्सेस को कंबाइन कर दें तो इनका डिफेंस पे जो खर्चा है सबका कंबाइन कर देंगे तो सेकंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इससे अगेन अमेरिका की टक्कर देने के लिए ईयू इज़ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। ईयू के जो मेंबर है फ्रांस, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है, न्यूक्लियर आर्सेनल्स भी है। बुक में यहाँ ब्रिटेन भी लिखा है, बट अब ब्रिटेन मेंशन मत करना, ठीक है। और ईयू जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। जो स्पेस है ना, स्पेस मिशंस होते हैं आईटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो ईयू बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इसका, क्योंकि ईयू के जो मेंबर्स हैं वहाँ पे ये बहुत डेवलप्ड है, ठीक है। तो ये रहा टोटल, हमने पढ़ लिया कि ईयू कितना पावरफुल है।
अब यहाँ पहले हमने पढ़ी इकोनॉमिक पावर, फिर हमने पढ़ी पॉलिटिकल, फिर हमने पढ़ी मिलिट्री पावर। तो ये तो रही ईयू की पावर्स। बट ईयू की पावर्स पे कुछ लिमिटेशन भी है। क्यों? क्योंकि देखो गाइज, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज मेंबर अपनी मर्जी से बनी है, कुछ चाहे तो छोड़ भी सकती हैं, जैसे कि ब्रिटेन ने छोड़ दिया, ठीक है। अब जब सब कंट्रीज ऐसे मेंबर बनती है ना, ज़रूरी नहीं है हर एक कंट्री इस ऑर्गेनाइजेशन को मेंबर है तो कोई भी बात इसमें होगी, सब एक पे हामी भरेंगे। तो इस वजह से ईयू का जो ये सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बनने का जो सपना है वो इतना पूरा नहीं हो पाता। सुपर की भैया हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन जाए, वो इतना फुलफिल नहीं हो पाता, क्योंकि ईयू चाहे कितनी भी पॉलिटिकली स्ट्रांग हो, कितनी भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, इनके आपस में जो नेशंस है कई बार किसी किसी बात पे एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं। जैसे दो ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ये कंट्रीज आपस में एक दूसरे का साथ नहीं देती है सब ईयू के मेंबर, बट साथ नहीं देती है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका ये है गल्फ वॉर के टाइम पे। गल्फ वॉर मैंने आपको पढ़ाया था, गल्फ वॉर 1 हुआ था, गल्फ वॉर 2 हुआ था, ठीक है। तो गल्फ वॉर के टाइम पे जब यूएस ने कोलिशन ऑफ द विलिंग बनाया था, ठीक है, यूएस ने इराक पे हमला करने के लिए जो है क्या करा था, कोलिशन ऑफ द विलिंग बनाया था कि जो जो कंट्री जो है मेरा हेल्प करना चाहती हैं, ये कोलिशन ऑफ विलिंग का हिस्सा बनना चाहती है, आ जाए, हम अपने ट्रूप्स लेके इराक जाएंगे, ठीक है। रीज़न क्या था कि वहाँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बन रहे हैं। तो जब इराक में फोर्सेस गई थी तो उसमें ब्रिटेन ने तो साथ दिया था यूएसए का, बट जर्मनी और फ्रांस ने अमेरिका की इस पॉलिसी को अपोज करा था। तो यहाँ पे कई बार इनके आपस में भी जो है आप कह सकते हो कि इनका आपस में टक्कर होने लगती है कंट्रीज़ की। वैसे तो ईयू की मेंबर उस समय पे ब्रिटेन भी थी, जर्मनी भी थी, फ्रांस भी था, तो इन्हें तो एक साथ में चलना चाहिए ना, क्योंकि तो यूरोपियन यूनियन के मेंबर है। बट तब उस समय पे ब्रिटेन ने अलग रास्ता चुना था और ये दोनों इस पॉलिसी को अपोज कर रहे थे। तो ये एक एग्जाम्पल है, यही कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ये लिमिटेशंस है ईयू की पावर की, ये रीज़न है जिसकी वजह से जो यूरोपियन यूनियन है एक सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ पा रहा है। कि जैसे हमने सुपर पावर पढ़ा ना, सुपर पावर यूएसएसआर अकेले दम पे पूरी इतनी बड़ी कंट्री थी, यूएसए सुपर पावर, ये ईयू सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बन पा रहा है? उसके रीज़न ये है कि आपस में कंट्रीज़ कई बातों पे कोऑपरेट नहीं कर पाती है। सिंपल बात है, समझ गए ना। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों ईयू सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पा रहा, तो तब हम ये मेंशन करेंगे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ आप सेकेंड देखो, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो ईयू में फुली मर्ज नहीं होना चाहती है। जैसे कि जो ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यूरोपियन मार्केट से ब्रिटेन को दूर रखा था। ये जो ईयू ने अपनी कॉमन मार्केट बनाई थी उससे वो उसको दूर रखना चाहते थे। और साथ में देखो जो डेनमार्क एंड स्वीडन है, ये स्वीडन और डेनमार्क दोनों ईयू के मेंबर है, बट इन्होंने मास्ट्रिच ट्रीटी को भी जो है अपोज करो, और साथ ही के साथ में इन्होंने अपने यहाँ कॉमन करेंसी यूरो भी नहीं चलाई। तो ये कुछ लिमिटेशंस है इसकी पावर की। अगर यहाँ पे डेनमार्क और स्वीडन ने जो यूरो वाली करेंसी उसको भी अडॉप्ट नहीं करा, और ये रीजंस है जिसकी वजह से ईयू की जो पावर है थोड़ी लिमिट हो जाती है। ईयू एक सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाती है। बट फिर भी अगर हम पूरा देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स के सामने, जैसे ये सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है, ट्रेड पे भी इनका इतना ज़्यादा होल्ड है, साथ ही के साथ में इतनी मिलिट्री पावर भी अगर हम इनकी कंबाइन कर दें, इन पे न्यूक्लियर वेपन्स भी है, एक परमानेंट मेंबर भी है। तो अगर इस सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो यस, यूरोपियन यूनियन एक नया सेंटर ऑफ पावर है अमेरिका की हेजेमनी को टक्कर देने के लिए। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ईयू पढ़ लिया आपने, पहली ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ली, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। अब हम आएंगे अपने सेकेंड टॉपिक पे, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो पहले ना एनसीईआरटी में ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा मेंशन थी है, जैसे ईयू, एशियन और सिर्फ चाइना एज अ कंट्री मेंशन थी। तभी ये एडिशन हुआ है, अब एक और ऑर्गेनाइजेशन ऐड हो गई है, ब्रिक्स। इंडिया इज़ ऑल्सो अ राइजिंग इकोनॉमी, और साथ में रशिया भी ऐड हुआ है और इजराइल भी ऐड हुआ है, ठीक है। तभी जो है हमें और चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हम करंट चीज़ों को भी पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं, अब अपनी सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं। ईयू पढ़ ली, अब ये सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? एशियन। एशियन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। अब ये साउथ ईस्ट वाला एरिया पता है कौन सा है? एशिया का साउथ ईस्ट वाला ये वाला एरिया है ये। तो ये जो है यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ थी उन्होंने क्या करा, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जैसे यूरोप में बनी थी वैसे ही ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई थी? सिंपल गाइस, सबसे पहले अपनी इकोनॉमी संभालने के लिए। ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें से काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जिन पे वेस्टर्न इंपीरियलिज्म था, यानी कि यहाँ पे कॉलोनीज़ बनाई गई थी जाके। जैसे कि आपको पता है इंडिया पे कितने समय तक ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बनाया था, वैसे ही ये साउथ ईस्ट एशिया जो है यहाँ की काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी थी जो कॉलोनियलिज्म का शिकार थी, आप कह सकते हो। तो जब कॉलोनियलिज्म एंड होने लगा, आपने पढ़ा ना कि जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था 1945 में, उसके बाद से
काफ़ी सारी कॉलोनीज़ भी आज़ाद हो रही थी, जैसे इंडिया को आज़ादी मिल गई थी 1947 में, ऐसे यहाँ पे भी जो है ये कॉलोनीज़ भी आज़ाद होनी शुरू हो गई थी। तो उसके बाद जैसे इंडिया ने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था, इन कंट्रीज़ ने भी करना था, तो इसलिए इन्होंने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए अपने ये सब पड़ोसी देशों ने ना अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, कोई डिस्प्यूट होगा तो हम भैया झगड़ा नहीं करेंगे, बैठ के जो है बातचीत को सॉल्व करेंगे, अपना ट्रेड जो है अच्छा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं कि बाकी कंट्रीज़ पे हम अपनी इन्फ्लुएंस डाल पाए। तो इसलिए ये बनाते हैं अपना एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यही चीज़ आपको एनसीईआरटी में यहाँ बता रखी है। ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा जो एरिया साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का, यहाँ पे वॉर के बाद ना बहुत ज़्यादा पॉवर्टी आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे वॉर के बहुत इफेक्ट देखे गए थे। ये इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड हो गया था, और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया था, जैसे इंडिया के ऊपर पड़ा था ना कि या तो आप वो ज्वाइन कर लो वॉर्सो पैक्ट, या आप नेटो ज्वाइन कर लो। बट जैसे हमने नैम चुना था, वैसे ही इन कंट्रीज़ के पास भी बहुत प्रेशर पड़ रहा था कि या तो ये कंट्री यूएसए के साइड चली जाए, या तो ये कंट्री किसके साथ चली जाए, यूएसएसआर के साइड। तो इन लोगों ने जो है नैम का हिस्सा, तो ये सन कंट्रीज़ इनको इतना हेल्प नहीं करा। यहाँ देखो, एफर्ट्स एट एशियन थर्ड वर्ल्ड यूनिटी, हमने नैम बनाया था। आपने पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा है, कोल्ड वॉर में हमें नैम के बारे में हमने पढ़ा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। जब इंडिया को आज़ादी मिली तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था और कोल्ड वॉर चल रहा था। यूएसए कहता था मेरे अलायंस का मेंबर बन जाओ नेटो का, यूएसएसआर कहता था मेरे अलायंस वॉर्सो का मेंबर बन जाओ। तो तब हमने, इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट अडॉप्ट करा। हमने एशिया के और अफ्रीका की जो कंट्रीज़ थी उनको बोला कि ऐसे हम अभी तो हमें आज़ादी हासिल हुई है, हम क्यों इन कंट्रीज़ का मेंबर बने, क्यों ना हम अपना अलग रास्ता बनाएं। तो बहुत सारी कंट्रीज़ नैम का हिस्सा बनी थी, और ये कंट्रीज़ इन्होंने अपना रास्ता बनाया, इनको ये वाली चीज़ इतना हेल्प नहीं करी थी। यहाँ देख सकते हो, एफर्ट्स एट एशियन थर्ड वर्ल्ड यूनिटी सच एज बंदुंग कॉन्फ्रेंस एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था वो इनके लिए इतना इफेक्टिव साबित नहीं हुआ, तो इसलिए इन्होंने अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसका नाम था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। समझ गए? ये नैम का हिस्सा इनको बनना ज़्यादा इतना हेल्पफुल नहीं लगा, तो इसलिए इन्होंने एशियान बना ली अपनी जो है एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए। तो अब कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसका एशियान का हिस्सा और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था ये समझते हैं। तो एशियान इस्टेब्लिश हुआ था 1967 में, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है ना, कोल्ड वॉर तो तब खत्म होता है। तो उससे पहले हर कंट्रीज़ पे प्रेशर होता था किसी ना किसी अलायंस का हिस्सा बन जाओ। तो जैसे इंडिया नैम का हिस्सा बनी थी, वैसे ही एशियान की ये कंट्रीज़ ने 1967 में अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी। क्या नाम रखा उसका? एशियान। अब ये एशियान के फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं गाइस? 5 कंट्रीज़ ने मिलकर एशियान का इस्टेब्लिशमेंट करा था। कौन कौन सी है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड। अब इसका ना आप एक शॉर्ट फॉर्म बना के, एक एक्रोनिम बना के लर्न कर लो, जैसे कि IMPST, ऐसे कुछ भी एक अपना एक्रोनिम बनाओ। मुझे भी बताओ कमेंट सेक्शन में क्या शॉर्ट फॉर्म से आप इसे लर्न करना चाहते हो। मैं जब 12th में थी तो मैंने भी अपना इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बनाई थी सब कंट्रीज़ के फर्स्ट लेटर की। जो शॉर्ट फॉर्म तुम्हें आसान लगी वैसे में इसको लर्न कर लो, ठीक है। ऐसे रट्टा नहीं मारना है, एक अपने आप साउथ ईस्ट एशियन नेशन से इनका एक शॉर्ट फॉर्म बना लो और लर्न कर लो इसको। तो 5 कंट्रीज़, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, इन्होंने जो है एशियान को इस्टेब्लिश करा था बाय साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन। और ये आ गया 1 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है, कि बैंकॉक डिक्लेरेशन बताओ तो बता देना। एशियान बनने के लिए 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड ने मिलकर बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन करा था एशियान के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ठीक है। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद ये कंट्रीज़ एशियान बना देती है। तो अभी तो 5 ही हुई ना। तो ये कंट्रीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या था? मेजर ऑब्जेक्टिव इनका ये नहीं था भैया यूएसए को टक्कर देनी एंड ऑल दैट, नहीं। इनका ऑब्जेक्टिव अभी थोड़ा सिंपल सा था, क्या, और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। जैसे हमें आज़ादी मिली तो हमने कहा भैया बाकी कंट्रीज़ को छोड़ो, हमें अपने यहाँ डेवलपमेंट लानी है। वैसे इन्होंने क्या कहा कि भाई अभी हमें प्राइमरी फोकस हमारा क्या रहेगा, हमने एशियान क्यों बनाया है, हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान देना है, हमें आपस में सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट, दे आर वेरी रिच इन कल्चर। ये जितनी भी कंट्रीज़ है यहाँ का कल्चर काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो इन्होंने क्या कहा कि अब हम अपना कल्चर और सोशल डेवलपमेंट करना है, जो कॉलोनियलिज्म के बाद, वॉर्स के बाद जितना नुकसान हमारा हुआ हमें उससे उभरना है। उसके लिए हमने एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए ये अपनी एसोसिएशन बनाई है। अब पहले तो 5 मेंबर थे, फिर 5 मेंबर और इस एशियान में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो और कौन से 5 मेंबर जुड़ जाते हैं, और वो 5 मेंबर जुड़ने से इसकी स्ट्रेंथ टोटल हो जाती है 10 एशियान की, ठीक है। तो जो है एशियान के नेक्स्ट कौन से मेंबर जुड़ते हैं, यहाँ देख सकते हो ब्रूनिया, दारुसलाम, वियतनाम, लाओपीडिया, म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश भी है, और कंबोडिया एशियान को ज्वाइन कर लेते हैं, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाती है फिर एशियान की 10, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट है। अब एशियान के 10 मेंबर्स कौन कौन से हैं, आपका टास्क है कि आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताओ। ईयू के मेंबर्स ना पूछे जाए एग्जाम में, एशियान के मेंबर पे डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो फाउंडिंग मेंबर्स और जो 5 बाद में जो जुड़े थे, पाँचों के पाँचों मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो और अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए आपको ये, ठीक है। तो एशियान के फाइनली 10 मेंबर्स हो जाते हैं। एशियान का पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, यहाँ से अपने नोट्स बनाते रहो। एशियन का पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, इनको अपनी इकोनॉमी संभालनी है और सोशल कल्चरल डेवलपमेंट करना है अपनी कंट्रीज़ में। ये 10 की 10 कंट्रीज़ में इनका पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव इनका क्या था, टू प्रमोट रीजनल पीस बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें इनका दूसरा ऑब्जेक्टिव बनाती हूँ कि इन्होंने क्यों जो है एशियन इस्टेब्लिश करा था। ये चाहती थी कि ये ना एक दूसरे के जो रीजन है उनको जो है वहाँ पीस इस्टेब्लिश कर पाए। अब ये पड़ोसी देश है, जब भी पड़ोसी देश होते हैं तो चाहे रिवर वाटर को लेकर, चाहे बाउंड्री को लेकर, कोई ना कोई पड़ोसी देशों में इशू अराइज हो सकता है और वॉर टाइप सिचुएशन भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने इंडिया से पढ़ा था कि कैसे हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ, क्योंकि चाइना ने हमारी टेरिटरी में एंटर करा। हमारा नेबर पाकिस्तान के साथ भी वॉर हुआ, ठीक है। तो नेबर्स में जो है रीजनल पीस हो, इसलिए सेकंड ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट इनका ये था कि हम सब पड़ोसी जो है अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो हम जो है लड़ाई ना करें, वॉर ना करें, बैठ के बात करके सॉल्यूशन निकाले। इसलिए इन्होंने अपना ये एशियान बनाया था और बाद में जो है 5 शुरू में थे, 10 मेंबर्स इसके टोटल हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो अनलाइक ईयू का तो शुरू से ही अपना सपना था कि सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनना है। ईयू की तरह एशियान का शुरुआती दौर में ऐसा जो है सपना नहीं था जो है सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनने का। इनका मेन यही था कि भाई हम अपनी इकोनॉमी अच्छी करें और आपस में लड़ाई ना करें, क्योंकि हम पड़ोसी है तो अगर कोई इशू अराइज होगा तो उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसलिए एशियन कंट्रीज़ जो है ना क्या सेलिब्रेट करती है, एशियान वे। ये एक दिन सेलिब्रेट करते हैं अपना, जिसको ये क्या बोलते हैं, एशियान वे। ये एक तरीके का फॉर्मल इंटरेक्शन होता है इनका। इन सभी कंट्रीज़ के लीडर्स जाके जो है जिस भी कंट्री में एशियन वे सेलिब्रेट होता है वहाँ जाके मिलते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे से कॉपरेशन की तरफ, एंड काफ़ी सारा जो है ट्रेड कैसा होगा ये वो बातचीत करते हैं। एक अच्छा सी मीटिंग होती है इनकी ये। द रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल सोवरेनिटी इज क्रिटिकल फंक्शनिंग ऑफ एशियन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एशियन क्या देखता है कि ये सब कंट्रीज़ एक दूसरे की सोवरेनिटी का ध्यान रखें। सोवरेनिटी मतलब एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगी, एक दूसरे की बाउंड्री के लिए डिस्प्यूट नहीं अराइज करेंगी, अगर हो तो चुपचाप उन्हें डील करेंगी, ठीक है। तो एक दूसरे की सॉवरेनिटी को बेसिकली रिस्पेक्ट करेंगी, ये इनका सबसे मेजर चीज़ थी। तो एक तो ये एशियान वे सेलिब्रेट करते हैं, याद रखना 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए। इनका इतना ऐसा रोल नहीं था कि भैया हमें ईयू की तरह बनना है। इनिशियली देवर कॉपरेशन पे ज़्यादा ये फोकस था, बट धीरे धीरे जैसे ही एशियान की कंट्रीज़ की इकोनॉमी ग्रो होने लगती है, अगर हम आज के समय पर बात करें तो एशियान की कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जो राइजिंग इकोनॉमी है। तो जैसे जैसे इनके पास भी इकोनॉमी इनकी स्ट्रांग होती है, यहाँ इनके यहाँ भी मार्केट अच्छा बन जाता है, पॉपुलेशन वाइज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी तो तब से ये भी अपना थोड़ा सा एजेंडा चेंज करती है। एंड 2003 से 2003 से ये ईयू के नक्शे कदम पे चलने की शुरुआत कर देती है, ठीक है। 2003 में ये अपनी 3 कम्युनिटीज़ बना देते हैं। जैसे ईयू की इकोनॉमिक कम्युनिटी बताई थी ना मैंने कि अपना मार्केट का देखने के लिए इन्होंने तो सेम, ईयू ने तो सेम करेंसी भी जो है चालू कर ली थी अपनी उस पर। तो वैसे ही ईयू के थोड़े थोड़े पाथ पे एशियान चलना शुरू कर देता है 2003 से, जब एशियान ने कम्युनिटी बनाई अपनी, ठीक है। इन्होंने 3 कम्युनिटीज़ अपनी बनाई। पहली बनाई एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, ठीक है। ये इनके 3 पिलर्स बन गए एशियान के। पहली बनाई एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी। सिक्योरिटी जब वर्ड आता है तो समझ जाना इट्स रिलेटेड टू डिफेंस, बॉर्डर्स को गार्ड करने से रिलेटेड, वॉर टाइप सिचुएशन ना हो उससे रिलेटेड, एक कंट्री पे हमला करा जाए तो ये सारी कंट्री मेंबर्स कैसे मिलकर रिएक्ट करेंगे उससे रिलेटेड। सिक्योरिटी मतलब ये डिफेंस से रिलेटेड। दूसरी इन्होंने बनाई एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इकोनॉमिक कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये 10 के 10 कंट्रीज़ में कैसा ट्रेड चलेगा, क्या टैक्स लगेंगे इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे, इस सब को वो बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी हुई कल्चरल, इन्होंने कम्युनिटी बनाई सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, जो इनकी कंट्री का कल्चर हो गया और सोसाइटी में डेवलपमेंट लाने के लिए ये जो है अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है सोसाइटी में तो वो सब ये एंड कर पाए। तो ये 3 अपनी कम्युनिटीज़ बना देते हैं और ये एशियान के 3 पिलर्स बन गए। तो आपको याद रखना है एशियान के 3 पिलर्स 2003 के बाद इन्होंने इस्टेब्लिश करे थे और इन्होंने अपनी 3 कम्युनिटीज़ बनाई, एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी और
सोशो कल्चरल कम्युनिटी। अब ये तीनों के बारे में एग्जाम पे क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द कम्युनिटीज़, ठीक है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब हम तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे एशियान की सिक्योरिटी कम्युनिटी, उसके रोल, फिर पढ़ेंगे इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड देन सोशल कल्चरल कम्युनिटी। डन। अब एक चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाना भूल गई थी, एक बार देख लेते हैं एशियान का जो है लोगो। तो जैसे कि जो है यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है, वैसे ही ये एशियान का लोगो है। यहाँ पे 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी बने हुए। पैडी यहाँ आप देख सकते हो चावल को ही कहते हैं। तो ये 10 धान होती है ना जो चाल की, वो है ये। तो ये 10 हैं, ठीक है। ये 10 क्या जो है, ये भी इनकी यूनिटी का प्रतीक है एक तरीके से आप कह सकते हो, क्योंकि ये 10 नेशन है ना टोटल में। तो ये जो है एशियान, ये 10 जो ये स्टॉक्स हैं, इनका अलग अलग सभी सिंबल का मीनिंग है। ये एक दूसरे के देशों की यूनिटी शो कर रहा है, ठीक है। तो ये एशियान आप याद रखना, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाता है पूरा एक्सप्लेन करने को। और ये देखो ये वाली फ़ोटो में तो ये आप देख लो, ये कई बार हमें चीज़ें देख के अच्छे से समझ में आ जाती है। 10 के 10 मेंबर यहाँ लिखे हुए हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और एक एक्रोनिम बना के और कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी देना 10 के 10 मेंबर्स, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं एशियान की सिक्योरिटी कम्युनिटी, ठीक है। तो ये 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, किसी में भी डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, ठीक है। तो एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी का मेजर रोल क्या है कि ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, ये सब बात मैं आपको समझा चुकी हूँ। टेरिटोरियल डिस्प्यूट समझाया ना इंडिया का एग्जांपल देके, कि जब ये पड़ोसी देश है तो आपस में टेरिटरी को लेकर, रिवर वाटर को लेकर, बॉर्डर्स को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो उसको ये आर्म्ड कॉन्फ्रंटेशन यानी कि उसको वॉर में तब्दील नहीं होने देंगे, बैठ के सॉल्यूशन निकालेंगे बातचीत करके। 2003 में एशियान ने काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स बनाए, जिससे इन्होंने अपने मेंबर स्टेट्स को प्रॉमिस करा, आपस में इन्होंने एग्रीमेंट बनाए, ठीक है। और हर एक स्टेट ने 10 की 10 कंट्रीज़ ने, कई बार पॉलिटिकल साइंस में कंट्रीज़ को स्टेट बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये 10 के 10 कंट्रीज़ ने क्या करा, एक दूसरे को एग्रीमेंट करके साइन करा। वैसे वो प्रॉमिस नहीं करा, प्रॉमिस तो ऐसे भी तोड़ सकते हो, नहीं, एग्रीमेंट करा कि ये एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ पीस का माहौल बनाएंगे, शांति का। तो ये एशियन कम्युनिटी का ये आपको बताना है। इन्होंने बैठ के बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करे, पीस लाने के लिए, न्यूट्रलिटी लाने, डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करने के लिए, सोवरेन राइट्स को रिस्पेक्ट करने के लिए इन्होंने एग्रीमेंट साइन करा। तो एग्रीमेंट्स इन्होंने बेसिकली क्यों साइन करे कि शांति का माहौल बनाएंगे, आपस में दखल अंदाजी ज़्यादा नहीं करेंगे, दूसरी कंट्री को सोवरेन रहने देंगे, यानी कि वो जिस तरीके से अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं चलाते रहे, हम 10 के 10 नेशन एक दूसरे के दखल अंदाजी नहीं करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। इसलिए काफ़ी सारे ये एग्रीमेंट्स भी साइन करते हैं। उसके बाद ये अपनी एक एशियन रीजनल फोरम बना लेते हैं 1994 में, जो इनकी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए इन्होंने बनाया था। सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी समझ गए। सिक्योरिटी मैंने आपको बताया था ना कि डिफेंस से रिलेटेड होता है, और फॉरेन पॉलिसी मतलब होता है कैसे ये बाहर के देशों से डील करेंगे। जैसे कैसे ये जो एशियान की 10 की 10 कंट्री है, यूएसए से ट्रेड करेगी, यूएसए से कैसे ये डील करेगी, ये इंडिया से कैसे डील करेंगे, ये पाकिस्तान से, चाइना से, जापान से कैसे डील करेंगे, उस सब के लिए इन्होंने अपनी एक एशियन रीजनल फोरम बनाई। अब देखो जैसे काफ़ी सारी कंट्रीज़ का जब वॉर होता है, अभी जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, तो हर एक कंट्री अपने अपने व्यूज़ देती है ना। ऐसे ही जैसे किसी कंट्री, और जैसे अभी आपने इराक का पढ़ा था, तो हर कंट्री अपने अपने व्यूज़ देती है, कभी कभी कोई कंट्री चुप रहती है। तो ये इन्होंने अपनी रीजनल फोरम बनाई कि जब भी कोई फॉरेन पूरे के पूरे वर्ल्ड में कोई एक ऐसा इशू अराइज होगा कि हमें अपना कुछ बात रखनी है या हमें कैसे डील करना है बाकी देशों के साथ, वो हम पहले 10 के 10 आपस में बैठ के सोचेंगे रीजनल फोरम में, फिर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने अपनी रीजनल फोरम भी बना ली थी 1994 में, जिसमें इन्होंने अपनी कोऑर्डिनेट करा सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को, ठीक है। तो चलो सिक्योरिटी कम्युनिटी का मीनिंग आपको समझ में आ गया। सिक्योरिटी कम्युनिटी में मेनली दूसरे देशों से कैसे डील करेंगे और अपने देश में एक दूसरे के साथ कैसे डील करेंगे, वो टाइप सिचुएशन नहीं लाएंगे, इसके लिए इन्होंने ये बनाई थी। देन नेक्स्ट ये बनाते हैं अपनी एशियान की इकोनॉमिक कम्युनिटी, और इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाने की इनको बहुत ज़रूरत थी क्योंकि इन्हें अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना था, ठीक है। देखते हैं गाइस, एशियान की इकोनॉमिक कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि शुरू में हमने पढ़ा कि एशियान इस्टेब्लिश ही क्यों हुआ था, अपनी इकोनॉमी ठीक करने का इनका प्राइमरी मोटिव था। अब अगर हम एशियन की इकोनॉमी की बात करें तो उतनी लेवल हाई तो नहीं है, जैसा ईयू के सेकेंड लार्जेस्ट है और अमेरिका की फर्स्ट हो गई, जापान भी राइजिंग इकोनॉमी है, मतलब जापान तो है ही
थर्ड फोर्थ नंबर पे, आई थिंक सो फोर्थ पे है, ठीक है। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है एशियान की, बट फिर भी ये वर्ल्ड के एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन कंट्रीज़ की इकोनॉमी राइज बहुत तेज़ी से हो रही है। ये एक काफ़ी अच्छा मार्केट प्रोवाइड करते हैं पूरे वर्ल्ड को। ये 10 की 10 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन भी है और ये काफ़ी अच्छा मार्केट प्रोवाइड करते हैं, तो इनकी इकोनॉमी राइज भी हो रही है, इसलिए ये जो है इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर है, ठीक है। इनका इन्फ्लुएंस आज के समय पे इंक्रीज होता जा रहा है और काफ़ी सारी कंट्री जैसे यूएसए और चाइना इनके साथ ट्रेड भी करना चाहती है और इवन ट्रेड करने के लिए काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स भी साइन हो चुके हैं। इंडिया ने भी स्टार्टिंग जब हमारे को जब फ्रीडम मिली थी ना, कोल्ड वॉर चल रहा था, तब हमने इन कंट्रीज़ के साथ अपने ट्रेड अलाइंसेस इतने नहीं बनाए थे। अभी की अगर हम बात करें तो हम भी इन कंट्रीज़ के साथ अपने ट्रेड अलाइंस बना रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को। तो आज के समय पे इनकी इन्फ्लुएंस बढ़ रही है अपने रीजन में भी, एशियन अपना पूरा साउथ एशियन रीजन में भी, और पूरे वर्ल्ड में भी एशियन की जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रही है। इन्होंने जो अपनी एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई थी उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों बनाई इन्होंने एशियन की इकोनॉमिक कम्युनिटी? तो पहला ऑब्जेक्टिव था कॉमन मार्केट बनाने के लिए। कॉमन मार्केट मतलब कि अब इन कंट्रीज़ में 10 की 10 कंट्रीज़ में इम्पोर्ट अगर कोई गुड्स आ रहे हैं, सर्विसेज आ रही हैं, तो उस सब के लिए ये एक तरीके से एक साथ बैठ के पॉलिसीज़ बनाएंगी, ठीक है। प्रोडक्शन बेस विद इन द एशियन से, और साथ ही के साथ प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए ये एशियन की स्टेट्स एक दूसरे की हेल्प करेंगी, मदद करेंगी। अब 10 की 10 कंट्री है, कुछ 10 में से किसी के पास बहुत इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, कुछ की कम होगी, तो 10 की 10 आपस में एक दूसरे की भी मदद करेंगी प्रोडक्शन बेसिस लगाने में अपनी कंट्रीज़ में, और साथ ही के साथ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस पूरे रीजन का करने के लिए। अब 10 कंट्री है, ठीक है, तो हो सकता है कोई एक कंट्री बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाए, तो इन्होंने कहा हम 10 के 10 आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करने में, अपने एक दूसरे की मदद करेंगे, पहले खुद की करेंगे फिर एक दूसरे की मदद करेंगे। तो इसलिए इन्होंने एशियन की इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई। ऑब्जेक्टिव एक बार यहाँ आपको लिख के दिखा देती हूँ। पहला इन्होंने कॉमन मार्केट बनाया, ये था एशियन का पहला ऑब्जेक्टिव। कॉमन मार्केट बनने से इन्हें बहुत हेल्प मिलती है। अब जब कॉमन मार्केट है तो यूएसए आएगा इनके साथ कुछ डील करने के लिए, इंडिया जाएगा, तो पहले आपस में ये बैठ के सब सोचेंगे, तब जो है जवाब देंगे, फिर जो है ट्रेड को आगे लेके जाएंगे। और जब कॉमन हो जाता है ना मार्केट, तो ये इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं प्राइसेस को, ठीक है। देन सेकंड इन्होंने प्रोडक्शन बेस बनाने के लिए कि हमारी कंट्री में चीज़ें प्रोड्यूस भी करें हम, ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने प्रोडक्शन बेसिस लगाए और प्रोडक्शन बेस लगाने में एक दूसरे की हेल्प करी अंडर द इकोनॉमिक कम्युनिटी। एंड थर्ड, ये 10 की 10 कंट्रीज़ में एशियन में सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए इन्होंने एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के। अब एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ने अपनी जो है मैकेनिज्म को और अच्छा करने के लिए इन्होंने एशियन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी बनाया टू रिजॉल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट। अब ये 10 कंट्रीज़ है, ऐसा तो नहीं आपस में कभी नहीं इनका ट्रेड रिलेटेड कोई इशू हो जाएगा, कोई ना कोई इशू तो राइज हो सकता है, लड़ाई हो सकती है किसी ना किसी बात पे, कि उसको लगा रेस ने मेरी वाला ये एरिया में जो है ट्रेड रिलेटेड कोई इशू हो गया। बॉर्डर का इशू नहीं, ट्रेड रिलेटेड इकोनॉमी ही, ठीक है, किसी भी चीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर, तो उस सबको डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए इन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया। एशियन कम्युनिटी में क्या बनाया था, ये डिस्प्यूट मैकेनिज्म सिस्टम। और इन्होंने फ्री ट्रेड एरियाज़ को ऑन करने के लिए काफ़ी फोकस करा। अब ये फ्री ट्रेड एरिया क्या होते हैं, आपको पता होगा कि जब भी एक कंट्री दूसरी कंट्री में कोई भी गुड्स को या सर्विसेज को इंपोर्ट करवाती है, ठीक है, जैसे कि जो है यूएसए से इन लोगों ने कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कराई है, यानी कि अपनी कंट्री में मंगवाई है, तो तारीफ्स टैक्सेस लगते हैं इंपोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये फ्री ट्रेड एरिया जब भी कोई कंट्री अपने यहाँ पे जो है ऑन करती है, तो इसमें क्या होता है कि इंपोर्ट में तारीफ जो लगते हैं ना, जो टैक्सेस लगते हैं, या तो उसे डिक्रीज़ कर दिया जाएगा कि थोड़े कम टैक्सेस लगेंगे इंपोर्ट्स पे, या फिर एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ ने फोकस करा, 10 की 10 कंट्रीज़ ने, एशियन ने, कि अपने यहाँ इन्होंने फ्री ट्रेड एरियाज़ लॉन्च करे। अब इन्होंने फ्री ट्रेड एरियाज़ लॉन्च करे, क्यों लॉन्च करे इन्होंने, क्योंकि गाइस इन्हें अपनी इकोनॉमी को बेटर करना था। ये चाहते थे कि यूएसए चाइना आके इनकी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करे, अपनी अपनी एमएनसीज अपनी अपनी कंपनीज़ लगाए, तो इसलिए इन्होंने अपने यहाँ FTA लॉन्च करे। FTA यानी फ्री ट्रेड एरिया, कि आए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो आप, हम या तो इम्पोर्ट्स
जो पे तारीफ जो टैक्सेस हैं नहीं लगाएंगे या फिर डिक्रीज़ करेंगे उन तारीफ्स को। तो यहाँ आप देख सकते हो उससे इनके यहाँ पे यूएसए और चाइना गया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करी। अगर हम यूएसए और चाइना की बात करें तो उन्होंने तो ऑलरेडी जो है एशियान के साथ FTAs भी साइन कर रखे हैं और जो है काफ़ी नेगोशिएशन भी इनकी चलती रहती है। तो यूएसए और चाइना ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करी है ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। अब जैसे हमारे यहाँ आपको याद होगा इंडिया में जब हमें आज़ादी मिली तो हमने पहले अपनी कंट्री में 5 ईयर प्लान्स लगा के डेवलपमेंट करा था। उसके बाद हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज़ करा था। LPG जब हमने 1990s में अपने रिफॉर्म करे तब हमने कहा ठीक है बाहर की कंट्रीज़ आ जाओ हमारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्होंने भी वही करा, इन्होंने अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट बुलाने के लिए बाहर से फॉरेन कंपनीज अपने इंडस्ट्रीज़ लगाएं, इकोनॉमी हमारी कंट्री स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके लिए इन्होंने फ्री ट्रेड एरियाज़ लॉन्च करे। ओके, तो इसीलिए जो है एशियान की इकोनॉमी राइज हो रही है। मैंने आपको बताया ना कि इनकी इकोनॉमी लार्जेस्ट नहीं है बट इनकी इकोनॉमी राइज हो रही है। राइज क्यों हो रही है? क्योंकि इन्होंने अपनी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट्स अलाउड करे हैं एंड FTAs इन्होंने जो है वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ साइन करे हैं। अब और बातें बताई गई हैं एशियान से रिलेटेड, उनको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। एशियान का विजन 2020 है, ठीक है, अभी तो 2022 आ गया है बट इनके विजन 2020 के अकॉर्डिंग इन्होंने एशियान ये जो पूरा का पूरा इनका जो रीजन है इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है मतलब कैसे ये बाहर के देशों के साथ डील करेंगे, जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स इनके यहाँ राइज हुआ है उनको कैसे एंड करेंगे, उस सब के लिए इन्होंने एशियान 2020 बनाया था। एंड इन्होंने जो है अपने काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को भी एंड करा है अंडर दिस। क्या क्या करा? एक कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था उसको इन्होंने एंड करा। क्या था कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें बस एशियान की जो है एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर एशियान ने क्या क्या जो है अलग अलग स्टेप्स लिए ये समझ है, ठीक है। तो इन्होंने अपना इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड स्टेज पे अपने आप को और स्टेबल करने के लिए इन्होंने अपना एशियन विजन 2020 निकाला, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने इसके अंडर में काफ़ी सारे अपने ऑब्जेक्टिव्स रखे और उनको जो है अचीव करा। जैसे कि इन्होंने इनका एक ऑब्जेक्टिव था कि ये जो कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट है उसको एंड करेंगे, तो इसलिए एशियान ने मीडिएटरी रोल परफॉर्म करा कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने में। इनका जो ईस्ट तिमूर क्राइसिस चल रहा था उसको एंड करने के लिए, और ये एनुअली यानी कि साल में एक बार ज़रूर मिलती हैं ईस्ट एशियन कोऑपरेशन के लिए, कि जो ये कंट्रीज़ हैं पूरी ईस्ट एशिया की, सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया की नहीं, पूरी ईस्ट एशिया की जितनी कंट्रीज़ है उनके बीच में कोऑपरेशन करने के लिए इन्होंने मिलना एनुअली मीट करना शुरू करा। तो इकोनॉमिक कम्युनिटी के बाद इन्होंने ये जो है कैसे एशियान की 10 के 10 नेशन वर्ल्ड में अगर इनकी किसी और इंटरनेशनली किसी और कंट्री से इन्हें डील करना है और अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए भी इन्होंने अपने ये विजन्स बनाए। अगर हम करंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करें एशियान की, तो एशियान एक काफ़ी अच्छा ना ट्रेडिंग पार्टनर है, क्योंकि आप पॉपुलेशन अच्छी है इन कंट्रीज़ की, तो एक काफ़ी अच्छा मार्केट और एक ट्रेडिंग और एक इन्वेस्टमेंट पार्टनर साबित होता है एशियान। और काफ़ी सारी एशियन कंट्रीज जैसे कि इंडिया ने और चाइना ने एशियान के साथ एग्रीमेंट्स भी साइन करे हैं। अब जैसे हम एग्रीमेंट्स इंडिया के साथ बात ही कर रहे हैं तो देखते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब हमारा कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, और इंडिया को भी आज़ादी मिली थी, तो हमने एशियान के साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप या ज़्यादा इकोनॉमिक जो है पॉलिसीज़ नहीं बनाई, ना ही ज़्यादा ट्रेड करा था। बट फिर धीरे धीरे हमने एशियान के साथ यानी कि एशियान की जो कंट्रीज़ है उनके साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को इंक्रीज़ करा। जैसे कि हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे थे एशियान की 3 मेंबर्स के साथ, मलेशिया के साथ भी, यानी कि मलेशिया और हम ट्रेड करेंगे, सिंगापुर के साथ करा और थाईलैंड के साथ करा। तो शुरुआत में हमने जो है नहीं करा था बट धीरे धीरे हमने इनके साथ FTAs भी ऊपर समझाया ना कि इंपोर्ट्स पर टैक्सेस कम लगेंगे या फिर नहीं लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने हम लोगों ने FTA साइन करे। और देन फाइनली 2010 में तो हमने पूरे एशियान के साथ ही FTA साइन कर लिया, ठीक है। फॉरेन फ्री ट्रेड एरिया जो है वो हमने साइन कर लिया था 2010 में। तो आप देखो 1967 में बन गया था एशियान, बट हमने, पड़ोसी तो हैं हमारे ये, बट हमने इनिशियली इनके साथ इतना ट्रेड रिलेटेड जो है हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं थे, धीरे धीरे होने शुरू हुए। शुरू में हमने 3 कंट्रीज़ के साथ FTA साइन करा, 2010 में हमने एशियान की सभी कंट्रीज़ के साथ आप कह सकते हो FTA साइन करा। यहाँ आप देख सकते हो बुक में पिक्चर ऐड हुई है, ये जो है 2018 की पिक्चर है जब न्यू दिल्ली में एशियान की और इंडिया की पार्टनरशिप को सेलिब्रेट करा गया था। यहाँ आप देख सकते हो ये सभी एशियान कंट्रीज़ के मेंबर हैं और ये बीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करी गई थी इंडिया और एशियान की पार्टनरशिप की। तो यहाँ सबकी कंट्रीज, ये जितने भी लीडर्स हैं, इनके हैंड में क्या है, इन्होंने पोस्टल स्टैम्प्स है, जो हमारी कंट्री में पोस्टल स्टैम्प जो है लॉन्च हुआ था सेलिब्रेट करने के लिए सिल्वर जुबली को, ये वो पिक्चर की मैंने यहाँ आप देख सकते हो, एशियान इंडिया कॉमरेटिव समिट 2018। तो अब हम एशियान के साथ अच्छे से डील कर रहे हैं, ठीक है।
तो विद दिस गाइस हमने एशियान कंप्लीट कर लिया है पूरा। अब एशियान की स्ट्रेंथ, अब एशियान को हम क्यों न्यू सेंटर ऑफ पावर कह रहे हैं, एशियान की स्ट्रेंथ किस में लाई करती है, एशियान की स्ट्रेंथ लाई करती है इन सभी कंट्रीज़ के कोऑपरेशन में, कि कैसे ये 10 की 10 कंट्रीज़ कोई भी इशू पे, ट्रेड हो या फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी का हो, उस पे जो है आपस में डायलॉग करके डील करते हैं। और साथ ही के साथ अगर हम एशिया पूरे कॉन्टिनेंट की अपने बात करें, और स्पेशली अगर हम साउथ एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हर एक कंट्री जाके जो है किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। आप देख सकते हो, इट इज़ द ओनली रीजनल एसोसिएशन इन एशिया, एक ऐसी अकेली एसोसिएशन है ये जो पूरे के पूरे एशिया के अंदर एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है कि कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई बात करनी हो पॉलिटिकली या सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर, कि कंट्रीज़ यहाँ जाके बात कर सकते हैं एशियान। तो विद दिस हमने एशियान को पूरा स्टडी कर लिया है। एक बार रिवाइज करा देती हूँ। एशियान कब बना था, बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद 5 मेंबर थे, 5 और ऐड हो सकते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इकोनॉमी संभालना, दूसरा ऑब्जेक्टिव आपस में ये 10 कंट्रीज़ डिस्प्यूट्स को वॉर में तब्दील नहीं होने देगी, एक दूसरे की रीजनल और सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगी। फिर इन्होंने थोड़ा थोड़ा EU के नक्शे कदम पे चलना शुरू करा। इन्होंने अपनी 3 कम्युनिटीज़ बनाई। पहली इन्होंने बनाई सिक्योरिटी कम्युनिटी, जिसमें ये कैसे जो है वॉर डिस्प्यूट्स को देखेंगे, फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएंगे। फिर इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई ट्रेड के लिए, एंड सोशल कम्युनिटी के बारे में हमें इतना नहीं बताया गया है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने एशियान के इंडिया के साथ रिलेशन देखे, और यहाँ हमारा एशियान का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एशियान एक राइजिंग इकोनॉमी इसलिए है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एशिया के अंदर ये बहुत बड़ा एक रीजनल एसोसिएशन है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ जाके कंट्रीज़ बैठ के सब कुछ डिस्कस कर सकती हैं, ठीक है, एशिया की कंट्रीज़। अब पढ़ते हैं हम हमारा नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, हमारा पड़ोसी देश, दैट इज़ चाइना, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कैसे हम चाइना को एक न्यू सेंटर ऑफ पावर कहते हैं, क्यों कहते हैं, और आज के समय में तो ये भी कहा जाता है कि शायद आगे चल के चाइना USA को भी ओवरकम कर ले 2050 या उसके बाद। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, चाइना में ऐसा क्या क्या चेंजेस चाइना में आए थे, वो सब अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, तो अब देखना है अपना तीसरा सेंटर ऑफ पावर, यानी कि कौन सी ऐसी जो है थर्ड पावर हमारे पास है जो अमेरिका की डोमिनेंस को तो टक्कर देती है, साथ ही के साथ में वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा राइजिंग है। वो है हमारा पड़ोसी देश चाइना, ठीक है। अब चाइना में ये जो है, ऐसे हम कहते हैं कि भैया चाइना की राइज बहुत हो रही है इकोनॉमी, वो सब होना कब से स्टार्ट होता है, वो होता है 1978 से जो है चाइना का राइज, चाइना का आप कह सकते हो स्टेप बाय स्टेप जो है राइजिंग इकोनॉमी पे जाना स्टार्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि तब चाइना में रिफॉर्म्स करे गए थे। क्या रिफॉर्म्स करे गए थे वो भी पढ़ लेंगे। और उसके बाद से अगर हम आज की डेट में गए तो ये भी कहा जाता है कि शायद चाइना जो है USA की इकोनॉमी को भी ओवरकम कर सकता है बाय 2040, ठीक है। अब चाइना जो है गाइस इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, और इसलिए चाइना को ड्राइवर ऑफ द ईस्ट एशिया भी कहा जाता है, ठीक है। चाइना की इकोनॉमी बहुत राइज पर है, ठीक है। तो जो इतना भी ईस्ट एशिया का रीजन है, इसलिए इस रीजन का ड्राइवर कौन है, कहा जाता है चाइना हमारे इस रीजन का ड्राइवर है, ठीक है। और इस वजह से, क्योंकि चाइना की इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इतनी है, हर एक कंट्री किसी ना किसी तरीके से चाइना से ट्रेड रिलेटेड जरूर होंगे, ठीक है। हर एक कंट्री में आप देखोगे चाइना का कोई ना कोई सामान जो है, गुड्स जो है वो ज़रूर जा रहे होंगे। कोई कहीं पे बल्ब होगा चाइना का, कहीं पे कोई वायर होगी, कहीं पे कोई स्लीपर्स होंगे, कहीं कपड़े होंगे, कहीं खिलौने होंगे, चाइना के कोई ना कोई तो मेड इन चाइना लिखा हुआ आपको चीज़ तो मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। तो चाइना की इकोनॉमिक पावर राइज पे थी रिफॉर्म्स के बाद से ही, और चाइना काफ़ी इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा हमारा ये एशिया रीजन की बहुत इंपॉर्टेंट पावर है और बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। अब जो चाइना की पावर है वो सिर्फ ऐसे नहीं कि इकोनॉमिकली ही चाइना बहुत स्ट्रांग है, उसके और भी फैक्टर्स थे। पहली चीज़ पॉपुलेशन, सबसे पॉपुलेशन कंट्री है ये। साथ में चाइना के पास काफ़ी सारा लैंड भी है और काफ़ी सारा रिसोर्सेज भी है चाइना के पास। और जो रीजनल लोकेशन है चाइना की, वो इसके इन्फ्लुएंस को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। यहाँ रशिया से भी लिंक्ड है, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, हर एक से ये अपने लिंक्स बना पाते हैं। ऐसा एरिया पे लोकेटेड है चाइना कि ये इनकी जो लोकेशन है ये इन्हें पावर दे रही है बहुत सारे वेज में। अब चाइना जो है 1949 में, ठीक है, जैसे ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर्म होता है 1949 में, यहाँ पे क्या हो जाता है उसके बाद, माओ, अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ, इनके लीडर है माओ, यहाँ पे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो जाता है। अब कम्युनिज्म तो तुम्हें पता है, पूरा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में हमने पढ़ा है, कम्युनिज्म रेवोल्यूशन हो जाता है चाइना में। चाइना भी कम्युनिज्म को जो है अडॉप्ट कर लेता है। तभी काफ़ी बार ऐसा हुआ कि सोवियत यूनियन जो है चाइना का काफ़ी साथ देता था, बाद में तो लड़ाई हो गई थी, ठीक है,
हमला भी करा था। बट इनिशियली जो है सोवियत यूनियन ने काफ़ी साथ दिया था चाइना का, जब चाइना ने कम्युनिज्म अडॉप्ट करा। क्यों? क्योंकि जो सोवियत यूनियन तो यही कहता रहता था सबको कम्युनिज्म अडॉप्ट करो, कम्युनिज्म अडॉप्ट करो, और चाइना ने कम्युनिज्म अडॉप्ट कर लिया था अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ। अब चाइना ने कम्युनिज्म क्यों अडॉप्ट करा था? अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने कम्युनिज्म अडॉप्ट करा। कम्युनिज्म आपको पता है ना, जहाँ पे गवर्नमेंट सब कुछ देखेगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई इंडस्ट्री अगर लगेगी तो गवर्नमेंट लगवाएगी, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो काम करेंगे उनकी फिक्स्ड वेजेस होगी, फार्मिंग जो होगी वो गवर्नमेंट के कलेक्टिव फार्म्स में होगी, कुछ प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी, गवर्नमेंट वेलफेयर के बारे में देखेगी, गवर्नमेंट ही जितना प्रॉफिट आएगा उसको सब्सिडीज़ में बांटेगी, सारा रोल गवर्नमेंट का होता है कम्युनिज्म में, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो चाइना ने कम्युनिज्म क्यों अडॉप्ट करा था? अपनी कंट्री की इकोनॉमी बिल्ड करने के लिए, और चाइना ने ऐसा करा भी। इकोनॉमिकली बैकवर्ड था चाइना बहुत ज़्यादा। कौन सा ईयर दिया गया है जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना? 1949 में। इस समय पे चाइना इकोनॉमिकली बैकवर्ड था। आप देखो, तो इसलिए चाइना ने कौन सा रास्ता चुना? कम्युनिज्म का रास्ता चुना, सोवियत यूनियन वाला रास्ता चुना, अपनी जो है इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इनिशियल ईयर्स में चाइना के 1949 से चाइना ने कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड से लिंक नहीं रखा था, यानी कि चाइना यूएसए से और ब्रिटेन से, ईयू की कंट्रीज से ज़्यादा डील नहीं करता था, ठीक है। अभी आप देखोगे कि इतना समय तक तो चाइना ने भी अपनी इकोनॉमी को बंद करके रखा था, चाइना दूसरी कंट्रीज से डील नहीं करता था, अपनी ही कंट्री की जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करने में जो है बिल्कुल ही चाइना लगा हुआ था, ठीक है। तो चाइना ने सोवियत यूनियन वाला मॉडल अपनाया था, और सोवियत यूनियन काफ़ी एड, यानी कि एड मतलब क्या होता है? मदद करना, काफ़ी मदद भी करता था चाइना की, और एडवाइस करता था चाइना को कम्युनिज्म चलाने के लिए, ठीक है। और जो चाइना का मॉडल था ये कम्युनिज्म अडॉप्ट करने का, उसका 2 ऑब्जेक्टिव थे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्यों चाइना ने कम्युनिज्म अडॉप्ट करा था? पहला, इन्हें अपनी स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज़ लगानी थी, कि उनकी कंट्री में क्या लग जाए? हैवी इंडस्ट्रीज़ लग जाए, जैसे आयरन, स्टील, ऑल दैट, जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज़ होती है जो स्टेट ओन्ड हो, और साथ ही के साथ में ये एग्रीकल्चर से कैपिटल एक्यूमुलेट कर पाए, अपनी कंट्री का एग्रीकल्चर भी अच्छा कर पाए, इसलिए इन्होंने कम्युनिज्म अडॉप्ट करा, ठीक है। बट क्या होने लगता है चाइना में, जैसे कि आपको पता है कि इन कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी मंगाने के लिए तो फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है ना। इन कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंडस्ट्री लगानी है तो इंडस्ट्री लगाने के लिए और फिर आगे इंडस्ट्री चलाने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, और बाकी चीज़ों को भी अगर कुछ चाहिए तो फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है बाहर के देशों से वो खरीदने के लिए। चाइना के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। फॉरेन एक्सचेंज तो तब आता है ना जब बाहर की कंट्री के साथ ट्रेड करोगे फिर फॉरेन एक्सचेंज आएगा, ट्रेड तो ये कर ही नहीं रहते, तो फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा कहाँ से आता? तो इसलिए फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए चाइना ने क्या डिसाइड करा कि ये सब्सटीट्यूट कर देंगे अपने इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड्स। अब ये वाला एरिया थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, मैं आपको थोड़ा सिंपल करके समझाती हूँ। चाइना ने अपने यहाँ पे क्या लगा लिया? कम्युनिज्म लगा लिया, और अपनी कंट्री में क्या इंडस्ट्रीज़ लगानी शुरू कर दी कि हमारी कंट्री के अंदर ही गुड्स जो है प्रोड्यूस हो, जैसे इंडिया ने भी करा था। हमने भी अपनी कंट्री की जो है 5 ईयर प्लान्स बनाए कि हमारी अपनी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ लॉन्च हो, हम बाहर से क्यों इंपोर्ट कराएं चीज़ों को, तो इसलिए हमने भी अपनी अपनी इंडस्ट्री लगाई थी। चाइना ने भी इसीलिए कम्युनिज्म अडॉप्ट कर लिया था। और जो है जब आप इंडस्ट्रीज़ लगाते हो तब आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, वो टेक्नोलॉजी तो बाहर के देशों से ही खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए फ़ॉरेन एक्सचेंज ज़रूरत होता है। तो इसलिए चाइना ने क्या करा कि फ़ॉरेन एक्सचेंज सिर्फ टेक्नोलॉजी पे खर्च करना पड़े, इसलिए बाकी कुछ भी जो चाइना में इंपोर्ट होके आ रहा था, चाहे वो शायद कुछ ग्रेन्स आ रहे हो, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ रहा हो, चाहे वो कोई कपड़ा आ रहा हो चाइना में इंपोर्ट होके बाहर से, चाइना ने क्या कहा कि हम इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट कर देंगे डोमेस्टिक गुड, यानी कि एग्रीकल्चर गुड्स भी खुद बनाएंगे और कपड़े भी खुद बनाएंगे, सब कुछ डोमेस्टिक गुड्स जो कुछ भी होते हैं वो अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे, बाहर के देशों से सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए अपनी फॉरेन एक्सचेंज बनाएंगे। ऐसा सिस्टम चाइना अपना बना देता है, ठीक है। तो चाइना ने इस ईयर्स में, जितने समय चाइना में कम्युनिज्म रहा, चाइना ने अपनी जो है आप देख सकते हो, चाइना ने अपनी बहुत सारी रिसोर्सेज से काफ़ी अच्छा अपना इकोनॉमिक मॉडल, अपना इकोनॉमिक फाउंडेशन रख लिया। तो चाइना ने बेसिकली कम्युनिज्म अडॉप्ट कर लिया, सेम जैसे हमने यूएसएसआर में पढ़ा ना, वैसा सा कम्युनिज्म चाइना ने अडॉप्ट करा। अब ये कम्युनिज्म मॉडल अडॉप्ट करने का चाइना को बहुत फ़ायदा मिलता है। चाइना ने जैसी कम्युनिज्म अडॉप्ट करा, चाइना की हैवी इंडस्ट्री सेट हो गई चाइना के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इंडस्ट्री सेट होती है तो मतलब कि देश की फाउंडेशन सेट हो गई है, ठीक है। तो इनकी फाउंडेशन अच्छे से रखी गई, इन्होंने इंडस्ट्री सेट कर ली। साथ ही के साथ जो चाइना में लोग रह रहे थे उन्हें सोशल वेलफेयर का बेनिफिट मिला, जैसे यूएसएसआर के लोगों को याद है आपको, बेनिफिट्स मिलते थे, सब्सिडीज़ मिलती थी, जब वो उनसे छिन गई तो वहाँ शॉक थेरेपी आ गई थी, याद होगा आपको। वैसे ही चाइना में भी
लोगों को सोशल बेनिफिट्स मिल रहे थे, और इस सब रीजंस की वजह से कि चाइना ने अपनी इकोनॉमी में इतनी इंडस्ट्रीज़ लगा ली थी, तो इस सब की वजह से चाइना काफ़ी आगे निकल गया था। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ थी ना, डेवलप तो ये थी यूएसए, ब्रिटेन वगैरह, जितनी डेवलपिंग कंट्रीज़ थी ना, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, एशियान की सब कंट्रीज़ डेवलपिंग थी, सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ में चाइना सबसे आगे निकल जाता है। और चाइना ने क्या करा, अपनी जो कंट्री है चाइना में, वहाँ पे लोगों को इंश्योर करा वो एजुकेटेड भी हो, साथ ही के साथ में बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी जब चाइना में कम्युनिज़्म चल रहा था। ठीक है, अब जो इकोनॉमी थी चाइना की काफ़ी अच्छी ग्रो करने लगती है कम्युनिज़्म के बाद 5 से 6% पे पर एनम, यानी कि चाइना की इकोनॉमी राइज हो रही थी 5 से 6% पर एनम, जो एक अच्छा रेट था। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, इकोनॉमी के साथ साथ चाइना की पॉपुलेशन भी 2 से 3% पर एनम पे बढ़ रही थी। जो पॉपुलेशन था वो 2 से 3% पे राइज हो रही थी। यहाँ चाइना को प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। अभी तक तो चाइना कम्युनिज्म पे ही चल रहा था ना, सब कुछ सही चल रहा था, 5 से 6% पे इकोनॉमी राइज हो रही थी। बट जब देखा गया कि पॉपुलेशन भी बहुत राइज हो रही है, 2 से 3% पर एनम पे पॉपुलेशन राइज हो रही है, तो ये समझ में आया कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये इनसफिशिएंट है, ये मीट नहीं कर पाएगा इतनी पॉपुलेशन के डिमांड्स को। इवन चाइना में तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी जब देखा गया कि ये कम्युनिस्ट रिजाइम में जो एग्रीकल्चर सिस्टम चल रहा है ये इतना सरप्लस जनरेट नहीं कर पा रहा कि ये इंडस्ट्रीज़ तक, देखो आपको पता है ग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं, ठीक है, तो ये पॉपुलेशन के लिए तो अगर प्रोड्यूस कर देगा एग्रीकल्चर सिस्टम इनका, तो वो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। और जैसे कि आपने यूएसएसआर के एग्जाम्पल, सोवियत यूनियन के एग्जाम्पल में देखा था कि कुछ समय तक तो सोवियत यूनियन का ये इंडस्ट्रीज़ सब कुछ प्रोड्यूस करना, एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत अच्छा चला। बट धीरे धीरे सोवियत यूनियन को भी क्राइसिस देखने पड़े थे। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में इन्वेड करा था, सोवियत यूनियन का चाइना में जो है प्रॉब्लम अराइज हुआ था, तो वैसे ही चाइना की भी जो इकोनॉमी है कम्युनिज्म पे ही चल रही थी, बट धीरे धीरे चाइना को भी जो है क्राइसिस देखने पड़े। सिमिलर क्राइसिस जो है जैसे यूएसएसआर में देखे गए थे, वैसे वैसे क्राइसिस चाइना में भी देखे गए। इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रो हो रहा था, बट उतना फास्ट ग्रो नहीं हो रहा था जितना बाहर के देश के जितनी चीज़ें ग्रो हो रही थी, ठीक है। तो इसलिए चाइना के जो लीडर्स हैं वो अपनी लीडरशिप में चेंज लेकर आते हैं। अभी तक तो कम्युनिज्म पे चल रहे थे ना, अब चाइना की लीडरशिप में अपने आप चेंज आता है। जैसे यूएसएसआर में जब कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म आया तो तुमने देखा शॉक थेरेपी लग गया, बट ये चाइना वाले आप कह सकते हो बहुत चालू थे। इन्होंने जब अपने यहाँ पे कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में जो है तब्दील करा तो बहुत स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम रख के करा। इनके यहाँ शॉक थेरेपी नहीं आई, ये तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा राइजिंग इकोनॉमी है। ये कैसे हुआ ये हम इस टॉपिक से समझेंगे। इनको भी समझ में आ गया कि कम्युनिज्म से हम इतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी लीडरशिप में चेंज लाएंगे। तो ये चेंज लाए, वैसे यूएसएसआर भी चेंज आया था, यूएसएसआर तो टूट गया, बिखर गया। ये क्यों अभी भी इतना राइज पे है ये समझेंगे हम इस टॉपिक से। तो चाइना के जो लीडर्स थे उन्होंने 1970s में, आपने ऊपर पढ़ा ना 1970s से ही चाइना की राइज स्टार्ट हो चुकी थी। तो चाइना के लीडर ने 1970s में अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करना, अपनी पॉलिसी को चेंज करना स्टार्ट करा। इन्होंने सबसे पहले चाइना का पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइसोलेशन जो था उसको एंड कर दिया और यूनाइटेड स्टेट्स से अपने रिश्ते बनाने शुरू कर दिए 1972 में। यानी कि इससे पहले चाइना क्या कर रहा था, इकोनॉमिकली भी आइसोलेटेड था, बाकी कंट्री से ट्रेड वेड ज़्यादा नहीं करता था। पॉलिटिक्स में बाकी क्या हो रहा है, दूसरे देशों में कुछ भी, कोई वॉर हो रहा है, कुछ हो रहा है, अपना मुंह बंद रखता था, कुछ नहीं बोलता था, ठीक है। बट धीरे धीरे अब क्या हुआ, चाइना के लीडर्स ने अपनी जो है पॉलिसी चेंज करी। 1972 में चाइना ने सबसे पहले जो है फ्रेंडशिप करनी शुरू किससे करी, यूनाइटेड स्टेट्स से। क्यों भैया, सुपर पावर है, इनसे अच्छे रिलेशन बनाते हैं अपने। तो सबसे पहले इन्होंने अपने अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करने शुरू करे यूएसए के साथ में, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले तो यूएसए से फ्रेंडशिप कर ली ना, उसके बाद 1973 में इनके जो लीडर थे झाओ एनलाई, वो क्या करते हैं, वो 4 मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म्स अनाउंस करते हैं। ऐसे सडनली इन्होंने नहीं कहा कि भैया सोवियत यूनियन की तरह हम कम्युनिज्म हटा रहे, कैपिटलिज्म ला रहे, स्टेप बाय स्टेप करा। इन्हें पता था इनका एग्रीकल्चर इतना अच्छा इनको प्रोड्यूस नहीं दे रहा है, इंडस्ट्रीज इतनी ग्रो नहीं कर रही है, तो यहाँ झाओ एनलाई ने कहा हम मॉडर्नाइज करेंगे एग्रीकल्चर को, यानी कि नई नई टेक्निक्स लाएंगे, इंडस्ट्रीज़ को, स्पेस को, साइंस को, टेक्नोलॉजी को, मिलिट्री को एडवांस करने के लिए मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म्स लाए कि अब ये मॉडर्न होंगे।
उसके बाद इन्होंने 1978 में अनाउंस कर दिया ओपन डोर पॉलिसी। उस समय पे इनके लीडर कौन हो चुके थे चाइना के, नाम पढ़ सकते हो डेंग जियापिंग, पता नहीं इनकी प्रोनाउंसिएशन जो भी है, ठीक है, समझ जाओ, नाम लिखा गया है। तो डेंग जियापिंग ने अनाउंस कर दी चाइना में ओपन डोर पॉलिसी। ये डेट, ये जो ईयर है, ये आपको एग्जाम के लिए लर्न करने हैं। 72 में इन्होंने यूएसए से पहले रिलेशन करे, उससे पहले तो कम्युनिज्म था ना। 72 में यूएसए से रिलेशन करे, फिर 4 मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म्स आए। रिफॉर्म्स लाने के बाद 78 में जाके ये अपनी कंट्री में ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस करते हैं। ओपन डोर पॉलिसी मतलब अब ये क्या कहते हैं चाइना कि अब बाकी कंट्रीज़ हमारी कंट्री में आए और हमारे साथ ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट करें। एमएनसीज को बुलावा इन्होंने दे दिया, आप आए, हमारे पास तो इतनी पॉपुलेशन है, इतना लैंड है हमारे पास चाइना में, आप आके यहाँ अपनी इंडस्ट्री लगाओ। हमारे लोगों को क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उससे चाइना में कैपिटल जनरेट होगी। और जब भी कोई एमएनसी या कोई इंडस्ट्री बाहर के देश से, यूएसए से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, कहीं से भी आके यहाँ चाइना में इस्टेब्लिश होगी, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी भी तो लेकर आएगी अपने साथ, तो टेक्नोलॉजी भी चाइना को मिल जाएगी। तो पहले चाइना ने, इंडिया के साथ भी ऐसे ही हम लोगों ने करा था, हमने पहले अपने आप को एक सिक्योर इन्वायरमेंट में ग्रो करने का मौका दिया। और फिर 1991 में हमने एलपीजी लगाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और तब हमने अलाउ करा फॉरेन कंट्रीज़ को आप आके हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। उसके बाद ही तुम अब मैकडी का बर्गर खा पाते हो, हमने तब करा, ठीक है। ऐसे ही चाइना ने जो है क्या करा था, ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस करी थी 1978 में, सो दैट चाइना में इन्वेस्टमेंट्स आनी स्टार्ट हो। तो इन्होंने स्टेप बाय स्टेप सब करा, तभी इनके यहाँ शॉक थेरेपी नहीं आई। और यही चीज़ आपको आगे बुक में समझाई गई है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्यों चाइना में शॉक थेरेपी नहीं आई जब इन्होंने कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में जंप करा। तो इसीलिए नहीं आई थी क्योंकि इन्होंने स्टेप बाय स्टेप जंप करा था। सबसे पहले इन्होंने जब अपनी इकोनॉमी को ओपन करा, ठीक है, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट्स अलाउ करी कि हमारे आके इन्वेस्टमेंट करो। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन किसका करा, एग्रीकल्चर का, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बारी में, जैसे वहाँ गराज सेल हुई थी, याद है आपको, इंडो बायोपोलैरिटी में सारी इंडस्ट्रीज़ को बोलियों पे लगा दिया था, लोग जा रहे ब्लैक में टिकट लेके कि भाई इंडस्ट्री, अब किस पे इतना पैसा था इंडस्ट्री खरीदने का, माफिया इमर्ज हो गया वहाँ पे। तो वो सिचुएशन चाइना में नहीं होने के लिए इन्होंने स्टेप बाय स्टेप सब प्राइवेटाइजेशन करा। पहले कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम था कि एक फार्म है, वहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं एंड फिर वो शेयर कर लेंगे जितना कुछ भी जो भी होगा, स्टेट जो बताएगी। अब इन्होंने उन कलेक्टिव फार्म सिस्टम्स को हटाना था, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करा एग्रीकल्चर का सबसे पहले 1982 में। तो फ्लो चार्ट्स बनाओ, ये सब लर्न करने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे चेक कर सकते हो। मैं सभी क्लासेस के स्पेशली 12th ह्यूमैनिटीज़ के सभी सब्जेक्ट के नोट्स अपलोड करती हूँ, क्वेश्चन आंसर्स भी। और अगर इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नोट्स किए मैंने वहीं से रिविजन कर लो, ठीक है। और पिन्ड कॉमेंट में भी आपके लिए मैंने नोट्स पेस्ट कर दिए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो सबसे पहले 1982 में इन्होंने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइजेशन करा। उसके बाद 1998 में, डिफरेंस देख रहे हो, 82 से 1998 में जाके इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट करा। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ अलाउ इन्होंने 1998 में करी। तो कितना समय इनको मिल गया अपने पहले एग्रीकल्चर पे ध्यान देने का। देन इन्होंने ट्रेड बैरियर्स एलिमिनेट करने शुरू करे, जो ट्रेड पे बैरियर्स थे कि चाइना में बाहर के देश से कोई सामान नहीं आएगा, बाहर के देश से कोई गुड सर्विस नहीं दी जाएगी, वो ट्रेड बैरियर्स को इन्होंने एलिमिनेट करा उसके बाद। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अपनी कंट्री में इस्टेब्लिश करे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मतलब क्या हुआ कि बाहर की कंट्रीज से जो है कंट्रीज़ आके इनके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। और ये जो भी चेंजेस चाइना में आए वो सब चेंजेस कौन करवा रहा था, चाइना की अपनी गवर्नमेंट, चाइना की अपनी स्टेट। वहाँ सोवियत यूनियन में ये सब काम किसने कराया था, IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने। इस वजह से वहाँ शॉक थेरेपी हो गई थी। यहाँ ये सभी काम स्टेप बाय स्टेप हो रहा था और साथ ही के साथ ये सब जो कुछ भी हो रहा था उसमें चाइना की जो गवर्नमेंट है, पूरा का पूरा जो कंट्री है, वो ये सब चीज़ें मिलके कर रही थी। इसलिए वहाँ पे जो है शॉक थेरेपी नहीं आई, ठीक है। तो ये जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी चाइना ने जो लगाई अपने यहाँ पे, इससे चाइना अपने इकोनॉमिक स्टैग्नेशन से बाहर आई, और वो भी बिना शॉक थेरेपी के चाइना इस स्टैग्नेशन से बाहर आ जाता है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से चाइना का एग्रीकल्चर बहुत राइज हो गया। रूरल इनकम, जो लोग थे गांव वाले, उनकी इनकम बहुत राइज हो गई। पर्सनल सेविंग चाइना में, जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो यानी कि उनकी सेविंग बनेगी। जब इनकम ज़्यादा है तो जितना खर्चा हो गया घर का हो गया, बाकी बचे हुए पैसे को क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो चाइना के लोग, जो रूरल पॉपुलेशन थी, उनकी जो है पर्सनल सेविंग इंक्रीज़ हुई। और जब उनकी वो सेविंग्स इंक्रीज़ हुई, जब कंट्री की सेविंग इंक्रीज़ होती है तो वो सेविंग्स को हम बाकी एरियाज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर जितनी सेविंग्स हुई उससे चाइना में रूरल इंडस्ट्रीज़ भी इस्टेब्लिश हो गई। जब वहाँ गाँव के लोग थे, उनके पास
अपनी हाई इनकम हो गई, उन पे अपनी सेविंग हो गई, धीरे धीरे वहाँ रूरल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप होने लग गई। तो ये फ़ायदा मिला चाइना को स्टेप बाय स्टेप अपनी प्राइवेटाइजेशन करने का। उसके बाद जो चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए थे अपनी कंट्री में, क्योंकि चाइना में इतनी पॉपुलेशन थी और लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है चाइना का, तो बहुत सारी कंट्रीज़ गई चाइना में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, एमएनसीज जाके चाइना में सेटअप होने लग गई। तो चाइना में क्या जो है जनरेट हुई, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई और बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया था पूरे वर्ल्ड में कि भैया चाइना में जाके इंडस्ट्री लगाएंगे। अब जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी चाइना में, चाइना को क्या फ़ायदा मिल रहा था एमएनसी लगवाने का, चाइना को उससे क्या मिल रहा था, फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर, फॉरेन एक्सचेंज, सारी की सारी करेंसीज ये सब मिल रही थी चाइना को जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना ने अलाउ करी। तो चाइना को हर तरफ से फ़ायदा मिला ये स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को ओपन करने का। अब 2001 में चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जाके मेंबर बन जाता है। तो देखा आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से चाइना ने कम्युनिज्म को एंड करके कैपिटलिज्म में एंटर करा, ठीक है। अब फाइनली WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का चाइना मेंबर कब बनता है, ये एक 1 मार्कर क्वेश्चन है। 2001 में बनता है। और फिर जो चाइना है वो बाकी कंट्रीज़ के साथ में कैसे अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करेगा, कैसे अपना फ्यूचर रखेगा पूरे वर्ल्ड स्टेज पे, वो सब धीरे धीरे चाइना ने करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए ना कि कैसे चाइना जो एक कम्युनिस्ट नेशन था, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप तरीके से अपनी कंट्री को एक कैपिटलिस्ट नेशन बनाया और शॉक थेरेपी भी नहीं आई। फाइनली 2001 में चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर बन जाता है। एंड उसके बाद से चाइना प्लान करता है कि अब वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में और डीपली इंटीग्रेट हो जाएगा। और कितना इंटीग्रेट हो चुका है वो हमें पता है कि आज के समय पे हर एक कंट्री के, ज़्यादातर सभी कंट्री के ट्रेड लिंक्स है चाइना के साथ, ठीक है। तो इस वजह से चाइना काफ़ी पावरफुल भी हो चुका है। अब देखते हैं गाइस, ऐसा ही नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो रहा था, काफ़ी ड्रॉबैक्स भी थे चाइनीज़ इकोनॉमी के, वो हम समझेंगे। तो अब देखते हैं चाइना की इकोनॉमी के जो है ड्रॉबैक्स। तो चाइना में इकोनॉमी राइज नो डाउट कर रही थी, बट ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी के जो राइज के बेनिफिट्स थे या रिफॉर्म्स के बेनिफिट्स सबको इक्वली मिले, नहीं। चाइना में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत बढ़ गया, ऑलमोस्ट 100 मिलियन तक पहुंच गया। वो क्यों था, क्योंकि आपको पता है कि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अगर हम बात करें फीमेल एम्प्लॉयमेंट की और वर्किंग कंडीशन जो थी इनके यहाँ पे, MNC आई, इन्वेस्टमेंट हुई, जो भी हुआ, जो वर्किंग कंडीशन थी कि किस कंडीशंस में लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वो पता है किस लेवल की थी, जो यूरोप में 18-19 सेंचुरी में हुआ करती थी उस लेवल की थी। यानी कि बिल्कुल भी वर्किंग अच्छी कंडीशन प्रोवाइड ये नहीं कर पा रहे थे अपने लोगों को। जब इतना ज़्यादा ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे थे, एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे, इस सब में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बहुत हुआ और चाइना में करप्शन भी बहुत इंक्रीज़ हुआ। एंड इवन चाइना में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई, यानी कि अमीरी गरीबी का डिफरेंस, अमीर लोग बहुत अमीर हो गए, गरीब लोग बहुत गरीब होते गए। रूरल अर्बन रेजिडेंट्स के बीच का डिफरेंस, यानी कि अर्बन एरिया में डेवलपमेंट ज़्यादा है, रूरल एरियाज़ में नहीं आया। इवन यहाँ कोस्टल और इनलैंड प्रोविंसेस में भी इनइक्वालिटी दिखी गई। कोस्ट के पास, यानी कि जो समुद्र के पास के एरियाज़ हैं, और जो इनलैंड यानी कि जो लैंड के पास में जो प्लेन एरियाज़ की जो प्रोविंसेस है, वहाँ पे भी इनइक्वालिटी देखी जाती है कि कुछ ज़्यादा अमीर है, डेवलप्ड है, कुछ बिल्कुल भी नहीं है, कुछ बैकवर्ड है। ये ड्रॉबैक्स थे चाइना के इकोनॉमी के। बट जो भी है, अगर आज के हम वर्ल्ड स्टेज पे देखें तो चाइना बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी इकोनॉमिक पावर बन गया है। और चाइना की जो इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में ऐसे मिक्स हो गई है कि हर एक कंट्री जो है चाइना के साथ कहीं ना कहीं से लिंक्ड है, कहीं ना कहीं से ट्रेड पार्टनर है चाइना की। और चाइना अपने इस ट्रेड की वजह से बहुत सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा USA को हम कहते हैं USA की हेजेमोनी है, USA की डोमिनेंस है, तो आपने देखा USA हमेशा बाकी कंट्रीज़ की जाके मदद कर रहा होता है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम भी USA हमें एड करने आया। यूरोप में EU जब हमने पढ़ा तो USA ने मार्शल प्लान लगा के यूरोप की हेल्प करी। अब जैसे जैसे ये चाइना पे पैसा आ रहा था तो इन्होंने भी जाके बाकी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करी और उनको हेल्प करना शुरू कर दिया। तो इसलिए जब कोई ऐसी कंट्री बन जाए जो बाकी कंट्रीज़ को हेल्प कर रही है, वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो कंट्री राइजिंग इकोनॉमी बन जाती है। तो चाइना ने अब इस समय पे क्या शुरू कर दिया है, इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दिया लैटिन अमेरिका में। लैटिन अमेरिका कहाँ है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में। तो इससे चाइना टक्कर दे रहा है एक तरीके से अमेरिका को, कि वो जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, क्योंकि वो लैटिन अमेरिका में जाके अपनी क्या लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, साथ ही के साथ उन कंट्रीज़ की मदद कर रहा है। साथ ही के साथ में अफ्रीका में भी, क्योंकि अफ्रीका में आपको पता है काफ़ी सारे देश हैं जो बहुत इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, वहाँ जाके भी अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा रहा है और साथ ही के साथ वहाँ उनको हेल्प कर रहा है। तो वो कंट्री जो ऐसे दूसरी कंट्रीज़ की हेल्प कर रही है और इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो हमारे वर्ल्ड स्टेज पर राइजिंग इकोनॉमी है, ठीक है। तो इस वजह से चाइना
जो है हमारा तीसरा न्यू सेंटर ऑफ पावर है, या ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। और अगर हम बात करें कि चाइना की जितनी ट्रेड रिलेशंस है और जितनी इकोनॉमी जैसी चाइना की है, इस सब की वजह से ना चाइना की जो इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, इसकी वजह से जब भी कोई इशू राइज होता है चाइना का, जापान के साथ हो, यूएस के साथ हो, एशियन के साथ, रशिया के साथ हो, तो चाइना का, अगर हम हिंदी में क्या बोलें कि चाइना की बात सुन ली जाती है। ये अपना चाइना का पलड़ा ज़्यादा भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि चाइना के जो ट्रेड लिंक्स है वो इन सभी कंट्रीज़ के साथ में, हर एक कंट्री किसी ना किसी तरीके से चाइना के साथ लिंक्ड है। तो इसलिए जब भी कोई बात होती है तो यहाँ लिखा है हैव बीन टेम्पर्ड, मतलब कि चाइना की बात सुन ली जाती है। क्यों? क्योंकि भैया रशिया के साथ भी ट्रेड लिंक्स है, यूएसए के साथ भी, एशियन के साथ भी हैं और रशिया के साथ भी। हर एक कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशंस होने की वजह से हर कंट्री को चाइना की बात कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड पे सुननी पड़ जाती है। तो ये आप रीज़न समझ गए हो क्यों हम चाइना को न्यू सेंटर ऑफ पावर में पढ़े। चाइना की इकोनॉमी हम पूरी समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं चाइना के इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने आपको ये बता दिया, चाइना बाकी कंट्रीज़ की हेल्प भी कर रहा है, जैसे लैटिन अमेरिका कंट्री को वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। यूएसए से, जापान से, एशियन से अगर कोई इशू होता है तो चाइना की बात कई बार सुन ली जाती है। चाइना जो है टेम्पर कर पाता है हर चीज़ को। क्यों? कंट्रोल कर पाता है हर बातों को। क्यों? क्योंकि चाइना का जो इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, चाइना के हर कंट्री के साथ ट्रेड लिंक है, तो इस वजह से चाइना की बात सुननी पड़ जाती है। अब बात करें चाइना का इंटरनेशनल अफेयर्स की, तो जैसे कि आपको पता है चाइना और ताइवान का डिफरेंस। चाइना ताइवान को अपनी प्रोविंस कहता है, ठीक है, बट ताइवान जो है इंडिपेंडेंट नेशन की तरह भी वर्क करता है। तो चाइना कह रहा है कि मैं अपने ताइवान के साथ जो इश्यूज़ हैं उनको जो है जल्द से जल्द सॉल्व करूँगा एंड उनको अपनी इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करूँगा। और साथ ही के साथ में डर है, फियर ऑफ चाइनीज़ राइज, इस वजह से भी है कि ऐसा कहा जा रहा है कि भाई चाइना तो ओवरकम ही कर लेगा यूएसए को। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यूएसए को ओवरकम भी कर लेगा चाइना? तो उसके बहुत सारे रीजंस में से एक रीज़न ये है कि जो एशियन कंट्रीज़ है, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा कि एशियन कंट्रीज़ इकोनॉमी राइज पे है, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ के फाइनेंशियल क्राइसिस में चाइना ने उनकी हेल्प करी है आफ्टर 1997। तो ये इतना मेजर रोल वर्ल्ड स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है कि ये बाकी कंट्रीज़ को भी जाके स्टेबल करने में हेल्प कर रहा है। जैसे यूएसए करा करती थी, वैसे ही अब चाइना भी वो सब रोल परफॉर्म कर रहा है। तभी हम क्या कह रहे हैं, चाइना एक न्यू सेंटर ऑफ पावर है कि अमेरिका के डोमिनेंस को टक्कर देने का एक पावर है अमेरिका। तो विद दिस गाइस आपका ये टॉपिक चाइना फुल ई कंप्लीट हो चुका है। इससे आपको समझ में आ गया होगा, हमने पूरा पढ़ा चाइना कैसे कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में आया, क्या ड्रॉबैक्स थे चाइना के, और कैसे इस समय पे वर्ल्ड स्टेज पे चाइना की क्या पोजीशन है। ठीक है, अब देखने हैं हमें ये हमारा टॉपिक इंडिया और चाइना का रिलेशन। ये जो टॉपिक है आपका बुक 2 में भी काम आने वाला है, क्योंकि जो बुक 2 का चैप्टर है ना, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, उसमें मैंने आपको कहा था इंडो चाइना का रिलेशन जो पढ़ना होगा वो हम यहाँ से कवर कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंडिया की बात करो या चाइना की बात करो, हम दोनों ही एशिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर्स हैं, और पहले तो और ज़्यादा थी जब तक ये वेस्टर्न इंपीरियलिज्म नहीं हुआ था, जब तक ये अंग्रेज़ों ने कब्जाना नहीं शुरू करा था ना अलग अलग कंट्रीज़ को, तब तक इंडिया, हम तो सोने की चिड़िया थे ही। साथ ही के साथ में चाइना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, एशिया में। चाइना ने भी बहुत सारे डायनेस्टिक रूल्स करे हैं, जैसे चाइना ने मंगोलिया पे, कोरिया पे और तिब्बत पे रूल करा है। और इंडिया के भी, हमारी भी जो डायनेस्टीज़ राजा महाराजाओं की चलती थी, हमारी डायनेस्टीज़ ने भी अलग अलग एरियाज़ को रूल करा है। बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा और चाइना का कुछ ओवरलैप हुआ हो, ठीक है। चाइना और हमारी डायनेस्टीज़ आपस में ओवरलैप नहीं हुई। और जो है चाइना और इंडिया का ना, अगर हम शुरू की बात करें, इनिशियल ईयर्स की बात करें, तो हमारा और चाइना का ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं होते थे, ठीक है, रूल चलते थे उस समय पे। हमारे और चाइना के ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं होते थे, हम कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे से फेमिलियर नहीं थी। अब फेमिलियर होना शुरू कब होता है, जब 20th सेंचुरी स्टार्ट होती है, यानी कि जब हमें आज़ादी मिल जाती है। चाइना ने भी अपना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है स्टार्ट कर दिया था। तो जब हमने ग्लोबल स्टेज पे एक दूसरे से मिले, चाइना को भी अपना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इस्टेब्लिश हो गया 1949 में, इंडिया को 1947 में आज़ादी मिल गई। अब एशिया के 2 इंपॉर्टेंट नेशंस आ गए हैं। तो ग्लोबल स्टेज पे हम आपस में, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हम आपस में एक दूसरे से कैसे डील करेंगे, क्या व्यवहार रखेंगे, क्या रिलेशंस रखेंगे, चाहे वो ट्रेड के हो, सिक्योरिटी के हो, वो सब हमने डील करने में कुछ प्रॉब्लम्स हमें आई थी, वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है।
तो प्रॉब्लम्स क्यों आई थी ये अभी मैं आपको उस चैप्टर में पढ़ा के आई हूँ कि जब शुरुआती दौर में चाइना हमें आज़ादी मिली थी तो हमें क्या लगा था कि चाइना क्या है, हमारा अच्छा दोस्त है। जवाहरलाल नेहरू जी और जो प्रीमियर झाऊ एनलाई थे चाइना के, उन्होंने पंचशील एग्रीमेंट भी साइन करा था। ऐसी बातें कही जाती थी कि हिंदी चीनी भाई भाई हैं, ठीक है, ऐसा कहा जाता था। बट फिर चाइना ने हमें धोखा दे दिया। चाइना ने एक बाउंड्री डिस्प्यूट जो है अराइज हुआ। सबसे पहले तिब्बत वाला केस हुआ कि जब तिब्बत से जो है रेफ्यूजीज़ इंडिया में आए, दलाई लामा जी इंडिया में आए, तिब्बत के काफ़ी सारी रेफ्यूजी सेटलमेंट इंडिया में बन गई। तो चाइना ने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, इंडियंस क्या कर रहे हैं, एंटी चाइनीज़ एक्टिविटी कर रहे हैं। बट क्या हुआ था, चाइना ने तिब्बत को 1950 में कब्जा लिया। तो वहाँ से काफ़ी सारे रेफ्यूजीज़ इंडिया में, हमने उन्हें पॉलिटिकल असाइलम दिया। उस चीज़ को चाइना ने क्या कहा, हम चाइना के खिलाफ जा रहे हैं। उससे के बाद चाइना ने क्या कहना शुरू कर दिया कि हमारे 2 एरियाज, एक अरुणाचल प्रदेश का और एक लद्दाख का अक्साई चिन वाला जो हमारा एरिया है, उस एरिया को जो है चाइना ने क्या कहना शुरू कर दिया कि वो चाइना का है और बाउंड्रीज़ को हमें दोबारा जो है मार्क करना चाहिए। तो वहाँ से चाइना और हमारा एक वॉर हो जाता है, चाइना हमारे पे हमला कर देता है। ये सब गाइस हम उस चैप्टर में पढ़ के आए हैं, कैसे चाइना ने हमारे पर दोनों तरफ से हमला कर दिया था। और हमारी जो बाउंड्रीज़ थी वो उस समय पे हेवली गार्डन नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने को लगता था कि चाइना की तरफ से शायद हमारे को जो है फ्रेंडली रहेगा, अटैक नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता। चाइना हमें धोखा दे देते और दोनों साइड से, अरुणाचल प्रदेश से भी और लद्दाख वाले एरिया से भी हमारे पे अटैक कर देता है। अब उस समय पे हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो उस वॉर में इंडिया हार जाता है और इंडिया की मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है, मतलब कि हम हार जाते हैं। पूरे वर्ल्ड स्टेज में हमारी इमेज भी डाउन हो जाती है। तो उसके बाद से हमने चाइना से रिलेशंस रखने बंद कर दिए थे, ठीक है। तो ये सब तो हम उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट अभी रिवाइज हो जाएगा अगर किसी बच्चे ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो चाइना और हमारे रिलेशन शुरू में जब हमें आज़ादी मिली तो हम हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे। बट 1962 में 1950 से जब से तिब्बत वाला केस हुआ, हमारे और चाइना के रिलेशन थोड़े बिगड़ने शुरू होते। और फिर जब इन्होंने हम पे हमला करा और हम उस वॉर में हार गए थे, उसके बाद तो हमने क्या कहा, हिंदी चीनी बाय बाय। हमने चाइना से रिलेशन रखने बिल्कुल बंद कर दिए थे। ये 1962 के जो वॉर के बाद है, हमारे और चाइना के रिलेशनशिप एंड हो गए थे। हमने क्या कह दिया था, हिंदी चीनी बाय बाय। हमने चाइना के साथ डील करना बिल्कुल एंड कर दिया था। बट 62 के बाद आप यहाँ देखो 76 से 1976 से हम चाइना के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट करते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट करना मतलब हमारी कंट्री से लीडर चाइना जाएंगे, चाइना से लीडर्स हमारी कंट्री आएंगे, बातचीत शुरू होगी किसी भी टाइप के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो ट्रेड हो, बॉर्डर का हो, एनीथिंग। तो जैसे कि आपको फर्स्ट बुक सेकेंड बुक में पढ़ा भी था, अटल बिहारी वाजपेयी जी जाते हैं चाइना, ठीक है। तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन 76 के बाद से चाइना से स्टार्ट हो जाते हैं, स्लोली इंप्रूव होते हैं हमारे और चाइना के रिलेशन। अब इंप्रूव रिलेशन क्यों होते हैं, हम भी क्यों बातचीत दोबारा शुरू करते हैं, उसका भी रीज़न था क्योंकि इस स्टेज में, इस वाले ईयर्स में, ये मिड लेट 1970s, इस ईयर में चाइना की लीडरशिप में चेंज आया था। जो चाइना के पहले लीडर्स थे, अब वो लीडर्स थोड़े बदल रहे थे। जो लीडर्स ज़्यादा आइडियोलॉजी पे फोकस नहीं करते, थोड़े प्रैक्टिकल लीडर्स आ रहे थे वहाँ, जो इन सब बातों को सॉल्व करना चाहते थे, हर एक डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाहते थे। क्योंकि इंडिया चाइना दोनों ही एशिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। इंडिया इज़ राइजिंग इकॉनमी, चाइना भी राइजिंग इकॉनमी है। तो ऐसे बिना रिलेशंस के 2 कंट्रीज़ नहीं रह सकती, इसलिए रिलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए एफर्ट्स करे गए बाय बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों ही साइड से। और फाइनली अगर हम बात करें तो ये बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर जो है, ये जितना भी बॉर्डर इशू क्रिएट हुआ था 60s में, उसको सॉल्व करने को लेकर इनिशिएट किया गया, यानी कि एफर्ट्स लगाए गए कि ये सॉल्व हो इन द 1981। तो आप देखो 60s से जाके 81 में हमारा स्टार्ट होता है कि हमारे और चाइना के रिलेशन अब ठीक हो, उसके लिए हमने एफर्ट्स करे। और फिर जब कोल्ड वॉर एंड हो जाता है, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर यानी कि 1991 से, तब हमारे और चाइना के रिलेशंस वर्ल्ड स्टेज पे थोड़े और चेंज होने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट 1988 में राजीव गांधी जी चाइना जाते हैं एंड इससे इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप इम्प्रूव हुए थे। क्योंकि इंडो चाइनीज़ वॉर के बाद, 62 के इन्वेशन के बाद हमारे और चाइना के रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं थे। 88 में जब राजीव गांधी जी चाइना जाते हैं, उसके बाद हमारे इम्प्रूव होते हैं रिलेशन। और उसके बाद चाइना और इंडिया ने मिलकर काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स भी साइन करे, एक दूसरे की कंट्रीज़ में आपस में हम पीस के तरीके से रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, उसके लिए हमने काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स भी साइन करें। अब ये चीज़ को आप समझो क्या कि देखो, चाइना और इंडिया दोनों ही अपने आप को क्या समझते हैं, हम कौन हैं, हम एशिया की मोस्ट राइजिंग इकोनॉमीज़ हैं, हम दोनों ही ग्लोबल स्टेज पे एक दूसरे से कॉम्पीट भी करते हैं। तो इसलिए हमें अपने रिलेशंस पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये थे हमारे इंडिया और चाइना के पॉलिटिकल रिलेशन। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में इंडिया और चाइना के रिलेशन समझाने को, तो ये वाला एरियाज के जितने भी हमने रिलेशन पढ़े, दीज आर द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ठीक है।
तो पहले हमारे 1962 के इन्वेजन के बाद रिलेशन बिल्कुल बंद थे, देन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं इंडिया और चाइना के हमारे इकोनॉमिक रिलेशन। तो इकोनॉमिक रिलेशन की अगर हम बात करें तो ट्रेड इंडिया और चाइना के बीच में ग्रो होता जा रहा है। 30% पर ईयर का जो है ग्रोथ रेट है इंडिया और चाइना के ट्रेड लिंक्स का। 1999 से अगर हम आज तक का देखें तो 30% हर साल ट्रेड बढ़ता जा रहा है चाइना और हमारे बीच में, ठीक है। और साथ ही के साथ रिसेंटली इंडिया और चाइना ने एक दूसरे को कॉपरेट, एक दूसरे का साथ देने की वादा करा है। किस चीज़ के ऊपर? जब इंटरनेशनल मार्केट में एनर्जी रिसोर्सेज के लिए बिडिंग होगी, यानी कि जब बोलियाँ लगती है ना तेल खरीदने के लिए या और एनर्जी रिसोर्सेज खरीदने के लिए, उसकी बिडिंग में इंडिया और चाइना एक दूसरे का साथ देगा। जब साथ देंगे तभी तो एशिया की दोनों कंट्रीज़ हैं, अब चाइना को भी खरीदनी है बाहर से, हमें भी खरीदनी है, जब साथ देंगे तो हमारे को फ़ायदा मिलेगा उससे। साथ ही के साथ में बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया और चाइना के बीच में जो है काफ़ी सारे साइन हुए हैं। बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब दोनों कंट्रीज़ में ट्रेड आसानी से हो पाए उसलिए, और इसका फ़ायदा भी दिखा। जैसे कि अगर हम 1992 की बात करें तो तब इंडिया और चाइना का ट्रेड वैल्यू कितना था? $338 मिलियन, यानी कि 338 मिलियन। अभी देखें 2017 का तो $84 बिलियन से भी ज़्यादा का है। ग्लोबल लेवल पे अगर बात करें, चाइना और हमारी पॉलिसी सेम सी ही हैं कि हम कैसे बाहर के देशों से डील करेंगे और चाइना कैसे डील करता है, सेम सी हमारी फॉरेन पॉलिसी, और दोनों ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी है। अब देखो चाइना, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट करा था ना 1998 में, ये सब हम वो वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा था तो अब नेक्स्ट में पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। वो कौन सा चैप्टर? इंडिया फॉरेन पॉलिसी बुक 2 का। उसमें हमने पढ़ा था कि हमने अपना न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट करना शुरू कर दिया था 1998 में फिर से। तो ऐसा कहा गया था कि हमने इसलिए करे थे ये क्योंकि चाइना से थ्रेट को लेकर, साथ ही के साथ चाइना ने जो है हेल्प भी करी थी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम में। तो हमने कहा हम भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट करने स्टार्ट कर देते हैं। चाइना ने कई बारी बांग्लादेश की मिलिट्री की और म्यांमार की जो है मिलिट्री वाइज हेल्प करी, और वो इंडिया के लिए हॉस्टाइल साबित हुआ है। बट जो कुछ भी हुआ, इस सब रीजंस की वजह से जो है चाइना और इंडिया के बीच में नए कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज नहीं हुए। हमारा ट्रेड जो है वैसे तरीके से चलता रहा, ठीक है। और वो क्यों चल रहा कि इतने सारे रीजंस अराइज हुए, काफ़ी सारे ऐसे थी एरियाज़ ऐसे अराइज हुए हमारे वर्ल्ड में, ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में, कि ऐसा लगा फिर से हमारे और चाइना के रिलेशन एंड हो जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाए, बट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि चाइना और इंडिया का डिप्लोमेटिक रिलेशन चल रहे थे। हमारी कंट्री के लीडर्स चाइना जा रहे थे, चाइना से लीडर्स यहाँ आ रहे थे मिलिट्री के ऊपर भी डिस्कशन करने के लिए, साथ ही के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए। बट अगर अभी हम रिसेंटली की बात करें, फिर से आज के समय पे हमारे और चाइना के जो रिलेशनशिप है वो डाउनफॉल पे हैं। क्यों? क्योंकि उसके रीज़न है, एक बॉर्डर डिस्प्यूट जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, दूसरा रीज़न ये है चाइना और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, साथ ही के साथ जब हमने जो है यूएन में बात चली थी पाकिस्तान को लेकर, हमने जब अपना स्टैंड दिया था काउंटर टेररिज्म के लिए, तब चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया था। वो इशू के बारे में आई थिंक सो आपको पता भी होगा। तो उसके बाद से इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप फिर से थोड़े डाउन स्लाइड पे गए हैं। अभी चाइना और हमारे रिलेशंस थोड़े डाउन स्लाइड पे हैं। बट अगर हम ऑन द होल देखें तो इंडिया भी और चाइना भी, जैसे कि आपको पता है पूरे के पूरे एशिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ है चाइना, फिर हम हैं, और साथ ही के साथ में बहुत ग्लोबल स्टेज पे दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल और राइजिंग इकोनॉमी है। हमारे आपस में ट्रेड लिंक्स भी हैं, हमारी कम्युनिकेशंस भी है साथ में। तो इस वजह से हमारे और चाइना के रिलेशनशिप और साउंड हो सकते हैं जितने पहले हैं उससे भी, ठीक है। तो चलो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड आर दिस टॉपिक ऑल्सो चाइना। तो हमने 3 सेंटर्स ऑफ पावर पढ़ लिए हैं। अब हमारी बुक में जो नेक्स्ट सेंटर ऑफ पावर गिवन है वो पढ़ते हैं, दैट इज़ जापान, ठीक है। तो जापान के लिए देखो बुक में कैसे बताया गया, तुमने ये वाले ब्रांड्स का नाम सुना है जैसे कि सोनी, पैनासोनिक, कैनन, ये सब क्या है? ये आप जैपनीज़ ब्रांड है। इनके बारे में हम अपने घर में देखते हो, इधर उधर अपने घर में देखो, शायद सोनी का टीवी लगा हुआ हो, शायद तुम्हारे पास कैनन का कैमरा हो, चाहे होंडा की गाड़ी भी हो सकती है। तो ये सब हमने सुने हुए हैं ब्रांड्स, और ये सब जापानीज़ ब्रांड है। जापान की ये बहुत मशहूर है हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। एंड अगर हम रियलिटी में देखें तो चाइना के पास जापान के पास अपनी नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है। एरिया वाइज तो आपको पता ही होगा, जापान पे अपनी नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है, और जापान मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल अपना जो है एग्रीकल्चर का हो गया और काफ़ी सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराते हैं, यानी कि बाहर के देश से खरीदते, तब भी इतने स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। इंपोर्ट्स भी कराते हैं, रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट कराता है जापान। साथ ही के साथ में जापान पे अपनी इतनी नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है
तब भी जापान बहुत राइजिंग इकोनॉमी, अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है जापान की। इवन दो इन पे रिसोर्सेज भी नहीं है, इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, साथ ही के साथ पे क्या नहीं है, अपनी रॉ मटेरियल्स भी नहीं है, सब इंपोर्ट कराने हैं, तब भी इतना राइज पे है। जापान जो है गाइज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मेंबर बन गया था 1964 में। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि 1 मार्कर में आ सकता है जब हमारी बुक में गिवन है तो, कि कब जापान OECD का मेंबर बना था, तो 1964 में बना था। 2017 से अगर कैलकुलेट करें तो जापान थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अभी सर्च कर लो 2022 में जापान कौन से नंबर पर है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो जापान की, वैसे ये एक अकेली ऐसी कंट्री है जिसने आज तक न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक सहा है, एंड तब भी जो है आप देख सकते हो कि जापान ने कितना एडवांसमेंट कर लिया, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इनकी। और जो जापान है वो रेगुलर कंट्रीब्यूटर है यूएन के बजट में भी। जो कंट्री यूएन में ज़्यादा रेगुलर कंट्रीब्यूट कर रही है, यानी कि दे आर वेरी पावरफुल, ठीक है। बजट में जापान जो है रेगुलरली कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेकेंड लार्जेस्ट है। सबसे ज़्यादा कौन करेगा अपने आप बताना, ऑब्वियसली यूएसए कर रहा होगा सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन यूएन के बजट में। यूएसए के बात कर रहा है जापान, 10% जो है ना यूएन बजट का वो जापान से आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम इनके मिलिट्री सिस्टम की बात करें जापान के, तो जापान का सिक्योरिटी अलायंस है यूएसए के साथ में 1951 से, ठीक है। जापान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग जापानीज पीपल ने फॉरएवर, हमेशा के लिए वॉर को रिनाउंस कर दिया, यानी कि ये जो है वॉर नहीं करेंगे as a sovereign right of the nation and the threat or use of a force as a means of settling international dispute। very important, यहाँ देखो आप, जापान ने जो है अलायंस, सिक्योरिटी अलायंस साइन कर रखा है यूएसए के साथ, यानी कि अगर कोई अटैक होगा तो यूएसए की मिलिट्री हेल्प करेगी जापान की, ठीक है। साथ ही के साथ में अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है कि ये वॉर नहीं करेंगे, और यूज़ ऑफ फोर्स इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए वो भी जापान नहीं करेगा। जापान का अगर मिलिट्री, इनके पास अपनी मिलिट्री का जो अगर एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो ये इनके टोटल इकोनॉमी का सिर्फ 1% है, बस 1% ये अपना जितना भी इनकी इकोनॉमी है उसका सिर्फ 1% जो है ये अपनी मिलिट्री पे खर्चा करते हैं, तब भी इनकी मिलिट्री 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो समझ सकते हो आप कि जापान को क्यों हम फिर अपनी राइजिंग इकोनॉमिक पावर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जापान के बाद हमारा नेक्स्ट गिवन है हमें साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इज़ ऑल्सो अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, ठीक है। साउथ कोरिया के डेवलपमेंट को कहा जाता है मिरेकल ऑन द हान रिवर, साउथ कोरिया, ठीक है, मिरेकल ऑन द हान रिवर, क्योंकि साउथ कोरिया आज के समय पे राइजिंग इकोनॉमी है। एनसीईआरटी में क्या गिवन है हमें साउथ कोरिया के लिए, द कोरियन पेनिनसुला वाज डिवाइडेड इनटू साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, ये हमें पता है, देयर इज साउथ कोरिया एंड देयर इज नॉर्थ कोरिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, और अगर हम बात करें कोल्ड वॉर के टाइम पे, ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों के बीच में जो राइवलरीज है वो और इंटेंसिफाई, यानी कि और ज़्यादा हो गई हैं। दोनों ही कोरियाज आज के समय पे यूएन के मेंबर हैं, ठीक है। दोनों ही 17 सितंबर को साउथ कोरिया यूएन का मेंबर बन गया था 1991 में, इंपॉर्टेंट है याद रखना, और नॉर्थ कोरिया भी बन गया था। अभी अगर हम देखें साउथ कोरिया एक नया सेंटर ऑफ पावर की तरह इमर्ज हो रहा है एशिया से, क्योंकि 1960s से 1980s में यहाँ पे बहुत रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया है। अभी हम साउथ कोरियन ब्रांड्स के बारे में भी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे कि ये सारे ब्रांड्स हैं, Hyundai हो गया, सैमसंग हो गया, LG हो गया, ये सब साउथ कोरियन ब्रांड्स हैं। साउथ कोरिया न्यू सेंटर ऑफ पावर की तरह इमर्ज क्यों हो रहा है, उसके लिए आपको क्या पॉइंट्स मेंशन करने पड़ेंगे, क्यों हो रहा है, क्योंकि 1960s से 1980s में साउथ कोरिया की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है। और सॉफ्ट पावर में भी जैसे कि आपको पता है साउथ कोरिया आज के समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें इकोनॉमी की, तो साउथ कोरिया की इकोनॉमी जो है वो इतनी तेज़ी से डेवलप हुई कि उस चीज़ को बोला जाता है एज मिरेकल ऑन द हान रिवर। इनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी डेवलप हुई, ठीक है। और जो है साउथ कोरिया का ऑल राउंड डेवलपमेंट भी हुआ है, वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी मिली है साउथ कोरिया को। तो साउथ कोरिया मेंबर OECD का बन जाता है कब, 1996 में, जैसे जापान का लन करा था तो इसका भी करना पड़ेगा। 2017 में अगर हमने इकोनॉमी की बात करें तो साउथ कोरिया की इकोनॉमी 11th लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड, और साथ ही मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो 10th लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर है साउथ कोरिया का इन द वर्ल्ड, ठीक है। और साउथ कोरिया की अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक देखें तो इट इज़ ऑन 18th नंबर। अब इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंक क्या है वो आप मुझे बताना। साउथ कोरिया की थी 18 2016 में, बट इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम प्रेजेंट रैंक्स लर्न करें, तो अपने एग्जाम से पहले प्रेजेंट एक बार गूगल पे सर्च करके आप चेक कर लेना, ठीक है। और इंडिया की तो डेफिनेटली याद रखा करो।
मेजर फैक्टर जो है इतना अच्छा डेवलपमेंट होने के साउथ कोरिया में वो क्या है कि यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट भी हुआ है, यानी कि यहाँ पे ना सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म्स हुए और साथ ही के साथ यहाँ एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, रूरल एरियाज़ को भी डेवलप करा गया। इस वजह से यहाँ पे इतना रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। जैसे आपने कई ऐसे कंट्री देखी होगी जहाँ शहरों में डेवलपमेंट है, गाँव में नहीं है। यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट भी हुआ, एजुकेशन पे भी फोकस करा गया, तो इस वजह से जो है ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ। जब ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है तो कंट्री का डेवलपमेंट भी हेल्प मिलता है। और यहाँ इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ये फिनोमेना मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों में विकास हो रहा है, गांव में नहीं हो रहा है और अमीरी गरीबी का डिफरेंस बढ़ा है, नहीं। यहाँ इक्विटली इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, यानी कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है सबको एक समान मिले, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से साउथ कोरिया एक राइजिंग इकोनॉमी और ये इतने अच्छे से डेवलप कर पाए। इनका पब्लिक वेलफेयर सिस्टम बहुत अच्छा है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अगर आप वहाँ सिटीज़ देखोगे जैसे ये सियोल सिटी है और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ब्यूटीफुल है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, साथ ही के साथ में इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के बनाए हुए अच्छे से वर्क भी करते हैं भी और वर्क भी करते हैं। साउथ कोरियन ब्रांड्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जैसे कि सैमसंग, एलजी, ह्यूंडई, ठीक है। ये आप अपने आसपास में देखोगे, कुछ हो सकता है आप पे सैमसंग का फ़ोन हो, एलजी का टीवी हो, ह्यूंडई की गाड़ी भी हो सकती है आपके पास में, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये रिनॉन्ड ब्रांड्स हैं इंडिया के अंदर। तो जब इनके ब्रांड्स इतना ज़्यादा जो है वर्क करें, मतलब इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है इनकी कंट्री की, तो इस वजह से हमने साउथ कोरिया को क्या कहा है, एक राइजिंग इकोनॉमी। और यहाँ से इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशंस भी हमें बताए गए हैं कि इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में काफ़ी सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं कमर्शियल और कल्चरल टाइज के लिए, ठीक है। अब इन्होंने कहा फाइंड आउट अबाउट मेजर एग्रीमेंट साइन इन द रीसेंट पास्ट। तो तुम सर्च करने को हमें कहा गया है, बुक में नहीं बताया गया कि रिसेंटली हमने साउथ कोरिया के साथ क्या एग्रीमेंट साइन करे। बट यहाँ पे हमारा साउथ कोरिया टॉपिक कंप्लीट हो गया है। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस लाइन पे, डिफाइंग द मिरेकल ऑन द हान रिवर। पिछले एग्जाम्स में सैम्पल पेपर में आया भी था, तो वो आपको पता है कि जिस तरीके से रैपिड डेवलपमेंट हुआ साउथ कोरिया में उसको कहा जाता है। और यहाँ इक्विटेबल डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक बहुत अच्छी है। तो ये सब आपको साउथ कोरिया में एक्सप्लेन करना होगा। और विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। अब आपकी NCERT बुक के अकॉर्डिंग तो ये चैप्टर फुली कंप्लीट हो गया है, ठीक है। NCERT बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर कंप्लीटेड है, बट एडेड टॉपिक के अकॉर्डिंग नहीं है। अभी हमें इसमें और भी पढ़ना है। सबसे पहले हमें ब्रिक्स पढ़ना है, एक और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे EU एक ऑर्गेनाइजेशन एशियान पढ़ी ना, ब्रिक्स पढ़ना है। ब्रिक्स के बाद हमें पढ़ना है रशिया, जो एक न्यू सेंटर ऑफ पावर है। इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, वी आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी आर ऑल्सो राइजिंग इकोनॉमी, हम भी एक न्यू सेंटर ऑफ पावर है। इजराइल भी है। अब ये जो 4 टॉपिक है ये मैं पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स की में गिवन है। मैं पार्ट 2 वीडियो लिंक ऐसे करके जो है अपलोड कर दूंगी। अब ये वीडियो देखने के बाद थोड़े गैप में आपको डेफिनेटली वो टॉपिक्स कवर करने, वहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। मत सोचना इतना कर लिया, ब्रिक्स छोड़ देते हैं, इजराइल छोड़ देते हैं, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ना है, वहाँ से ज़रूर आ जाए, ठीक है। तो उसको भी डेफिनेटली पढ़ना है। अब मैं एक वीडियो में नहीं कवर कराया क्योंकि NCERT वाला यहाँ हो गया, एडेड टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हो गए। ऐसे ही एंडोबायोपोलैरिटी और हर चैप्टर का करा है, तो तुम्हारी ड्यूटी, तुमने जाके एडेड टॉपिक पढ़ने हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। और अगर कोई क्वेरीज है तो पूछ लो कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे गाइज अगर आपको क्लास 12 की ह्यूमैनिटीज़ का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, तो आप जाके मेरा चैनल चेक कर सकते हो। वहाँ चैप्टर्स भी पढ़ाती हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड करती हूँ। नोट्स चाहिए तो आप मेरी इंस्टाग्राम ID चेक कर सकते हो, वहाँ पर मैं नोट्स अपलोड करती हूँ। इंस्टाग्राम अगर नहीं यूज़ करते हो तो आप हर एक चैप्टर का पिंड कॉमेंट चेक करना। जैसे इस चैप्टर के पिंड कॉमेंट में आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, वैसे हर एक चैप्टर के पिंड कॉमेंट में मैं यूट्यूब पर ही जो है नोट्स अपलोड कर देती हूँ, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। एंड विद दिस बाय, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जो नेक्स्ट एडेड टॉपिक हम कवर कर रहे होंगे उसमें। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।